शुरू करते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगा आपको नर्वस सिस्टम का, और नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, नर्वस सिस्टम को हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हम पढ़ते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने बॉडी की दो स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहला हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन को पढ़ते हैं। किसको? ब्रेन को। और दूसरा हम पढ़ते हैं स्पाइनल कोड को। किसको दोस्तों? ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों से मिलकर के जो नर्वस सिस्टम बनाया गया और कहा गया, वो कहा गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमने जब नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन शुरू किया था तो हमने क्या करा, दो कैटेगरी के अंदर नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई कर दिया, सेंट्रल और पेरीफेरल। प्यारे दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स को रखा गया? तो जो सेंटर में आती थी, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरीफेरल में किन्हें रखा गया, तो वो अभी मैं बताऊंगा आपको। आप देखिएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को रखा गया है। दोस्तों, ब्रेन को हम कहते हैं सिफेलॉन। क्या कहते हैं? सिफेलॉन। और ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होते हैं, तो ब्रेन के पार्ट्स के बारे में भी समझ लीजिएगा। प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। तो ब्रेन को, सिफेलॉन को हम तीन कैटेगरी में, तीन सेक्शंस में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोजेनसेफेलॉन, दूसरा मेसेनसेफेलॉन और थर्ड होता है दोस्तों रोम्बेनसेफेलॉन। क्या होता है? रोम्बेनसेफेलॉन। तो देखिए, ब्रेन का डेवलपमेंट कहते हैं या तो आप, या फिर बोलते हैं कि ब्रेन को तीन सेक्शंस में हमने डिवाइड कर दिया, प्रोजेन, मेसेन एंड रोम्बेन। दोस्तों, प्रोजेनसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। यदि अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोजेनसेफेलॉन क्या होता है, तो ये दोस्तों फोर ब्रेन कहलाता है, यानी ब्रेन का वो पार्ट, फोर ब्रेन। दूसरा, मेसेनसेफेलॉन को मिड ब्रेन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मिड ब्रेन। और फाइनली जो रोम्बेनसेफेलॉन है दोस्तों, इसको हिंड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन। शॉर्ट में रिव्यू बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, चैप्टर में क्या आता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। दोस्तों, जो प्रोजेनसेफेलॉन है या फोर ब्रेन है, ये भी दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। ओके, सबसे पहला हम कहते हैं टेलेनसेफेलॉन। कौन सा? टेलेनसेफेलॉन। और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। कौन सा? डायनसेफेलॉन। तो टेलेनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन बोथ आर दी पार्ट्स ऑफ, किसके पार्ट्स हैं ये? प्रोजेनसेफेलॉन के पार्ट है, और प्रोजेनसेफेलॉन ब्रेन का पार्ट होता है। क्लियर है दोस्तों? टेलेनसेफेलॉन क्या बनाता है? तो ब्रेन का सेरिब्रम बनाता है। क्या बनाता है? सेरिब्रम। क्लियर है? दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन क्या बनाता है? तो डायनसेफेलॉन से ब्रेन के थैलेमस का और हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन होता है। तो थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज फॉर्म्ड बाय द डायनसेफेलॉन। दिस इज अ पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन या फिर प्रोजेनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन थैलेमस, हाइपोथैलेमस का निर्माण करता है, और ये फोर ब्रेन या फिर प्रोजेनसेफेलॉन का पार्ट होता है। इसी प्रकार से रोम्बेनसेफेलॉन के बारे में यदि मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो रोम्बेनसेफेलॉन भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, दो पार्ट्स के अंदर बटा होता है। फर्स्ट इसका जो पार्ट होता है वो मेटेनसेफेलॉन कहलाता है, मेटेनसेफेलॉन कहलाता है। और दूसरा इसका पार्ट होता है वो मायनसेफेलॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? मायनसेफेलॉन। क्लियर हो गया है दोस्तों? जो मेटेनसेफेलॉन है और मायनसेफेलॉन है, ये ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये क्वेश्चन हमसे किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये सेरिबेलम का फॉर्मेशन करता है, और दूसरा इससे बनता है फ्रेंड्स पोन्स। क्या बनता है? तो ब्रेन का पोन्स एंड सेरिबेलम कंपोज्ड बाय द मेटेनसेफेलॉन। किससे बना? मेटेनसेफेलॉन। और मायनसेफेलॉन की बात करता हूं तो ये बनाता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी का, ब्रेन का हिस्सा, मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसके अंदर ज़्यादातर सेंटर्स पाए जाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के किस पार्ट का हो चुका है? ब्रेन का।
किसका दोस्तों? यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने कहा सीएनएस एंड पीएनएस, दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। ब्रेन को हम सेफेलॉन कहते हैं। ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है उसमें हम तीन नेम्स के नाम से अलग अलग सेक्शंस को जानते हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। दोस्तों प्रोजेंसेफेलॉन यानी कि फोर ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन यानी मिड ब्रेन और रोम्बेनसेफेलॉन मीन्स हिंड ब्रेन। Prosencephalon again divided in two sections, talen and diencephalon. Telencephalon forms the cerebrum, diencephalon forms the thalamus and hypothalamus. Do you understand? Now, rhombencephalon, that is known as the hindbrain, or it is composed again by the two sections, mesencephalon and diencephalon. Mesencephalon just forms the cerebellum and pons part of the brain, whereas the diencephalon forms the most important part of the brain. This is the medulla oblongata. क्लियर हो गया है? तो ये जो दोस्तों था मेनली ये क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन वाला पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है पीएनएस। क्या होता है? पीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ध्यान से सुनिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो हम जानते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को दोस्तों हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हम एनाटॉमिकली इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। किस तरह से? एनाटॉमिकली। और दूसरा हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली। कैसे? फिजियोलॉजिकली। किस तरह से? फिजियोलॉजिकली। तो याद रखिए दोस्तों, फिजियोलॉजिकली मीन्स फंक्शंस के बेसिस पर और एनाटॉमिकली मीन्स स्ट्रक्चर के बेसिस पर। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हम एनाटॉमिकली टू टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहला, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेनियल नर्व्स। और दूसरी जो स्पाइनल कोड से नर्व्स ओरिजिनेट होती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं दोस्तों 31 पेयर्स। कितनी? 31 पेयर्स। दिस इज द एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। कंचन सिंह सर, मैं और मेरा बेटा दोनों क्लास ले रहे हैं। माई सन इज रीडिंग इन क्लास। वेरी गुड। चाय पी लूँ यार मैं? ओके। देखिए दोस्तों, दूसरा हम फिजियोलॉजिकली यदि अगर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिजियोलॉजिकली पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं उन्हें हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी एंड मोटर। अंडरस्टैंड? सेंसरी नर्व्स उन नर्व्स को कहते हैं जो मेनली कहाँ से कहाँ तक इम्पल्स कैरी करती है। तो ये कैरी करती है पेरीफेरल टू सेंटर। पेरीफेरल टू सेंटर इम्पल्सेस को कैरी करने वाली नर्व्स को सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। Whereas motor nerves are carry the impulses from center to periphery. Understand guys? तो center to periphery impulses को कैरी करने वाली नर्व्स को मोटर नर्व कहा जाता है। क्या बोला? सेंसरी और मोटर। सेंसरी उनको बोला मैंने जो मेनली इम्पल्सेस को पेरीफेरल एरिया से लाकर ब्रेन तक लाती है, और मोटर नर्व उन्हें बोला जो ब्रेन से कमांड को लेकर जाती हैं और पेरीफेरल पार्ट्स तक पहुंचती है। दोस्तों अगेन जो मोटर नर्व्स होती हैं, ये मोटर नर्व्स को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं, और आइए देखते हैं किस तरह से मोटर का डिवीज़न होगा। तो देखिए, मोटर जो नर्व्स होती हैं दोस्तों, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो मोटर नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम, दो सेक्शंस में हमने पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को फिजियोलॉजिकल बेसिस पर टू कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, सेंसरी नर्वस सिस्टम और मोटर नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गया है? अब हम मोटर नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मोटर को फिर से डिवाइड किया जा सकता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलेंगे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
तो देखिएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। किसको? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी इसे कहा जा सकता है। और जो बॉडी के वॉलंटरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है। सेकेंड थिंग इज दैट, अब हम कहें कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो फ्रेंड्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगेन हम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी ये जो बॉडी की इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, किसको? इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है, उसे हम ऑटोनॉमिक कहेंगे। ऑटोनॉमिक को अगेन हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम बोलेंगे दोस्तों, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 बातें हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं सिंपैथेटिक एंड सेकंड थिंग इज पैरासिम्पैथेटिक। वैसे नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने तो केवल आप सबको एक आउटलाइन बताया है कि इस तरीके से नर्वस सिस्टम होता है बॉडी के अंदर, उसका क्लासिफिकेशन इस प्रकार से किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 बातें आपसे बोली। यहाँ से हमारा लेक्चर शुरू हुआ था नर्वस सिस्टम से, यहाँ से तो हमने बोला नर्वस सिस्टम जो होता है सेंट्रल पेरिफेरल, सेंट्रल बनता है ब्रेन और स्पाइनल कोड से, जिसको ब्रेन को सेफेलॉन कहते हैं। और इसका डेवलपमेंट 3 सेक्शंस के कारण होता है, प्रोजेन, मीजेन, रोम्बेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन अगेन 2 टाइप से बनता है। सबसे फर्स्ट होता है दोस्तों टेलेनसेफेलॉन, सेकंड होता है डायनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन सेरिब्रम बनाता है और ये थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अरे भाई दोनों, रोम्बेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलिनसेफेलॉन सेरिबेलम एंड पॉन्स का फॉर्मेशन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का फॉर्मेशन करता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, दूसरा सेक्शन अगर हम कहें तो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट होता है फ्रेंड्स, क्या? सेकंड पार्ट होता है PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि हम एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली क्लासिफाई करेंगे। एनाटॉमिकली क्रेनियल नर्व, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल नर्व्स, तो सिंपली 12 एंड 31 पेयर। देन उसके बाद फिजियोलॉजिकली वी कैन क्लासिफाई द सेंसरी और मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्वस सिस्टम यानी पेरीफेरल टू सेंटर और सेंटर टू पेरीफेरी इंपल्स को कैरी करती हैं। दूसरा हम कहें वापस से मोटर नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे तो सोमैटिक बोलेंगे और ऑटोनॉमिक बोलेंगे। सोमैटिक वॉलंटरी मसल्स को नर्व सप्लाई करता है और ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी मसल्स को नर्व सप्लाई करता है। और ये 2 कैटेगरी में फिर से पढ़ा जाएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अरे भाई बोलो, यहां तक की बात आप सबको समझ में आया या नहीं आया? यस और नो बोलो भाई। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो अब एक और क्वेश्चन आता है ब्रेन के मेनिंजीज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? दूसरा पार्ट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ब्रेन की मेनिंजीज। क्या होती हैं? ब्रेन की मेनिंजीज। यदि इनमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो हो जाता है मेनिंजाइटिस। क्या हो जाता है? मेनिंजाइटिस। क्लियर है? तो मेनिंजीज जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, DAP। कौन कौन सी? DAP। क्लियर है? सबसे आउटर मोस्ट को हम कहेंगे ये होती है ड्यूरा मैटर। कौन सी? ड्यूरा मैटर। इसके नीचे होती है दोस्तों एरेक्नॉइड मैटर। कौन सी? एरेक्नॉइड मैटर। यस और नो? इसके नीचे होती है दोस्तों पाया मैटर। कौन सी? पाया मैटर। तो ये ब्रेन को कवर करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली 3 मेनिंजीज का लेयर होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को ही कवर करता है। और इनके आउटर मोस्ट सबसे बाहर होता है स्कल। क्या होता है? स्कल। क्लियर है? अंडरस्टैंड? तो जस्ट गाइस यहां पर हम कहेंगे ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच का जो स्पेस रहता है इसे एपिड्यूरल स्पेस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? एपिड्यूरल। क्लियर है? इसके बाद ड्यूरा और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में यहां स्पेस सब ड्यूरल स्पेस। क्या बोलोगे? सब ड्यूरल। और इसको एरेक्नॉइड के नीचे वाला जो स्पेस रहता है इसे आप कह देंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्लियर है? तो ये ब्रेन के मेनिंजीज हैं और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में फिल होता है CSF। क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? अरे भाई बोलो, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है?
यहाँ एरेक्नोइड विलाइज होती हैं जिनमें से होकर ये बॉडी के सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है। आइए चलिएगा अब न्यूरोलॉजी के डिसऑर्डर्स को पढ़ाता हूं मैं वन बाय वन करके आप सबको। स्पीड का थोड़ा ध्यान रखना, ज्यादा ही रहेगी क्योंकि चैप्टर बड़ा है। सबसे पहला मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि आप पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे शायद, मेरे साथ ज्यादातर रिपीटर्स ही पढ़ते हैं और रिपीटर्स को ही प्रिपरेशन मेनली करनी है, और अगर कोई फ्रेशर है तो उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और रिपीटर जिसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखा है तो उसको तो स्पीड चाहिए भाई, वो तो फुल स्पीड से खुश हो जाता है रिपीटर तो तो जस्ट देखिएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स की वजह से। कैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, सबसे पहले समझिएगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है। तो ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स के कारण डीमाइलिनेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स और फॉर्मेशन ऑफ स्क्लेरोटिक प्लेग। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स यदि बॉडी के अंदर हो जाए, यानी ऐसी एंटीबॉडी बन जाए जो न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को डैमेज कर दे, तो न्यूरॉन्स का कौन से न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन हो जाता है, और डीमाइलिनेशन होकर के और यहां पर क्या बन जाएंगे, बोलो भाई क्या बन जाएंगे, यहां पर स्क्लेरोटिक प्लेग बन जाएंगे, प्लेग यानी फाइब्रोटिक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस वजह से क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन घट जाएगा। तो ओवरऑल यदि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, तो आप एक वर्ड में भी जवाब दे सकते हो कि साहब मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर इंपल्स के कंडक्शन घट जाते हैं। क्या हो जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इंपल्स का कंडक्शन घट जाता है। इसके अलावा मैंने आज एक बहुत अच्छा काम किया है, उसके बारे में मैंने लेक्चर के शुरुआत में भी बताया था कि इससे पहले न्यूरोलॉजी के 2 लेक्चर्स पढ़ा रखे हैं। एक इमेज बेस का पूरा सुपर लेक्चर है, और एक दूसरा एम्स दिल्ली के टाइम क्रैश कोर्स जो करवाया था पिछले कंबाइंड एम्स में, उसका न्यूरोलॉजी का लेक्चर है। तो उन दोनों के लिंक मैंने YouTube के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। प्लीज उन लिंक को क्लिक कर लेना इस लेक्चर के बाद, और न्यूरो के वो दोनों लेक्चर्स भी रात को देख करके ही सोना, तो सुबह बिल्कुल परफेक्ट न्यूरोलॉजी मिलेगी आप सबको। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, यदि ओवरऑल आपसे कहा जाए कि व्हाट यू मीन्स बाय द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो एक वर्ड में जवाब क्या दोगे, सर इंपल्स का कंडक्शन घट जाता है। जैसे ही इंपल्स का कंडक्शन घटेगा दोस्तों, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, आइए जानते हैं। चारकोट ट्रायड सबसे पहला फीचर याद रखिए। चारकोट ट्रायड कौन सी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो चारकोट ट्रायड इज अ फीचर ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चारकोट ट्रायड के अंदर कौन सी 3 बातों को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से 3 फीचर्स इंक्लूड करते हैं, तो जस्ट ट्रेमर, निस्टैग्मस और स्कैनिंग स्पीच। स्कैनिंग स्पीच, निस्टैग्मस और ट्रेमर, these are includes in the चारकोट ट्रायड। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का एक साथ पाया जाना ही क्या कहलाता है दोस्त, चारकोट ट्रायड। और चारकोट ट्रायड किसका फीचर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। नेक्स्ट देखिए, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और विजुअल डिस्टर्बेंसेस में डाइप्लॉपिया एंड विजुअल फील्ड डेफिसिट, विजुअल फील्ड का घट जाना एंड डाइप्लॉपिया का हो जाना, दिस इज अकर्स आल्सो ड्यू टू द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ट्रीटमेंट क्या करोगे, तो डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी आपको देना होगा, और इस स्पेशल थेरेपी का नाम होता है इंटरफेरॉन बीटा 1A एंड 1B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस थेरेपी का नाम भी याद रखना आप कि बीटा 1A एंड 1B इंटरफेरॉन थेरेपी इज यूजफुल इन केस ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देन आफ्टर मेडिकेशंस में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दें ताकि ये ऑटो इम्यून जो एंटीबॉडी बना हुआ है इसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। देन उसके बाद एंटी स्पाज्मोटिक्स दिया जाए ताकि जो मसल्स के अंदर इंपल्स कंडक्शन कम हो रहे हैं और उसकी वजह से मसल्स में स्पाज्म क्रिएट हो सकते हैं उसे कंट्रोल किया जाए, और इसका नाम है बैक्लोफेन। क्लियर हो गया है? तो दोस्तों ये था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिव्यू। क्लियर है? अरे भाई बोलो, अरे भाई बोलो, आपने क्या शानदार तरीके से समझाया, उसमें इंजरी वाले क्वेश्चन से मजा आ गया सर, गजब। नवीन कुमावत, थैंक यू सो मच डियर। देन सीजर, सेकेंड डिजीज देखिए दोस्तों, सीजर की बात करता हूं तो चलिएगा सीजर की बात कर लेते हैं। अब सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, दिख तो रहा है ना आप लोगों को सब क्लियरली,
सडन इलेक्ट्रिकल, सबसे फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन की सीजर क्या होता है। सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम सेरिब्रल न्यूरॉन्स। हमने क्या कहा दोस्तों, सेरिब्रल न्यूरॉन्स में से सडनली यदि अगर एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने लगे तो क्या करेगा, अरे भाई क्या होगा, जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर कब बोलोगे, जब अफेक्ट द बोथ हेमिस्फीयर्स, ये ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स, यदि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स अफेक्ट हो जाएंगे तो ऐसे सीजर्स को जनरलाइज सीजर कहते हैं। लेकिन यदि अगर स्टार्ट इन द वन एरिया ऑफ द ब्रेन, केवल ब्रेन का एक ही हिस्सा अफेक्ट होता है तो पार्शियल सीजर कहते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों सीजर की डेफिनेशन, और तभी जाकर बात बनेगी। ध्यान से सुनना, सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहां से, सेरिब्रल न्यूरॉन्स में से, और यदि अगर ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर अफेक्ट हो गए तो कहलाएगा जनरलाइज सीजर। केवल एक ही हेमिस्फीयर या कोई पर्टिकुलर पार्ट अफेक्ट हुआ है तो कहलाएगा पार्शियल सीजर। साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले हम जनरलाइज सीजर के देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स किसके बारे में, दूसरा पार्शियल सीजर के बारे में। तो जस्ट देखिएगा, सबसे पहला जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर का मतलब ब्रेन के दोनों हिस्से अफेक्ट हो गए हैं, पूरी बॉडी अफेक्ट होंगी। तो आइए जानते हैं क्या क्या फीचर रहेंगे। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर सबसे पहले टाइप के सीजर होंगे। जस्ट फॉर्मली ग्रैंड मेल सीजर भी इन्हें कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन नोट करिएगा आप कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर का सेकंड नाम क्या है, ग्रैंड मेल सीजर। यानी कौन से सीजर्स को ग्रैंड मेल भी कहते हैं, तो टॉनिक क्लॉनिक को बोला जाता है। इंटेंस मसल कॉन्ट्रैक्शंस मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा सबसे पहले। फ्रेंड्स कोई भी सीजर, यदि अगर मैं जनरलाइज सीजर की बात करूं तो क्या क्या फेजेस होती हैं सीजर की, किसी भी प्रकार के सीजर हो। सबसे पहला फेज होता है ओरा फेज। कौन सा, ओरा फेज। दूसरा फेज होता है दोस्तों अनकॉन्शियसनेस। क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस। एक बार समझ लो फिर आसान हो जाएगा ये सब समझना। ओरा फेज, अनकॉन्शियसनेस फेज, देन उसके बाद टॉनिक फेज, कौन सा फेज, और फिर क्लॉनिक फेज, और फाइनली फिर होता है पोस्टिक्टल फेज। ओके, पोस्टिक्नेट फेज कह दें आप, या फिर आप कह दें पोस्टिक्टल फेज। तो जस्ट ये सीजर के बाद का फेज होगा दोस्तों। तो सिंपली सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। तो सीजर की जो सीक्वेंस होती है या सीजर का जो ओरिजिनेशन होता है वो 5 स्टेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी को भी सीजर आने का पूर्वानुमान हो जाना, यानी कि उसे कहते हैं ओरा फेज। कोई भी काम करने से पहले माहौल बनाना क्या कहलाता है, ओरा फेज। यानी कि दोस्तों शुरुआत में किसी को सीजर आएंगे तो उसको आभास हो जाएगा कि हाँ भाई उसको सीजर आने वाले हैं। इस फेज को ओरा फेज कहते हैं। ओरा फेज के बाद सीजर आ गए साहब, आ गए तो मसल्स में एकदम रिजिडिटी आ जाएगी। पेशेंट पहले क्या होगा, चलो पहले क्या होगा, ओरा के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। इस फेज को एकदम पेशेंट क्या हो जाएगा, ओरा फेज के बाद एकदम उसकी कॉन्शियसनेस चली जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। इसको अनकॉन्शियस फेज कहते हैं। जमीन पे गिरने के बाद मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है। मसल्स के अंदर रिजिडिटी का आ जाना टॉनिक फेज कहलाता है। और फिर उसके बाद मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, उसे क्लॉनिक फेज कहते हैं। और फाइनली जब सीजर एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं तो उसे पोस्टिकल फेज कहा जाता है। क्लियर है गाइस? तो 5 स्टेप्स के अंदर सीजर को हम पढ़ते हैं। पहला माहौल बनाना, पूर्वानुमान होना, ओरा, अनकॉन्शियसनेस होना सेकंड फेज होगा, जमीन पे गिरेगा। फिर उसके बाद मसल रिजिड हो जाएंगे, उसको टॉनिक कहेंगे। मसल रिलैक्स होंगे, क्लॉनिक कहेंगे। और सीजर खत्म होने के बाद ड्राउजीनेस हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, ड्राउजीनेस हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा। तो ये ड्राउजीनेस डिजीनेस कौन सी फेज में होगा, पोस्टिकल फेज के अंदर होगा, सीजर के बाद होगा। अंडरस्टैंड? तो अब बात करता हूं मैं आपसे जनरलाइज सीजर के बारे में। और जनरलाइज सीजर में सबसे पहले टाइप के सीजर आपको पढ़ा रहा हूं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसको ग्रैंड मेल सीजर भी कहते हैं।
जब ऐसा सीजर होता है तो इंटेंस मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। क्यों हो रहे हैं इंटेंस मसल कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, कहां से? सेरिब्रल न्यूरॉन्स में से, और इसलिए क्या होगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्शंस होगा। इसे टॉनिक फेज कहते हैं। और अल्टरनेटिंग विद द मसल रिलैक्सेशन, और फिर इसके बाद मसल रिलैक्सेशन होता है, इसको क्लॉनिक फेज कहा जाता है। ऑफन प्रेसिडेड बाय द ओरा, ओरा यानी कि फ्लश ऑफ द लाइट स्पेशल नॉइस। इसको इस तरह का लाइटिंग और नॉइस फील होता है, यानी पूर्वानुमान होता है, इसे कहते हैं ओरा। देन अनकॉन्शियसनेस होता है, देन शैलो और एब्सेंट ब्रीदिंग, देन ब्लैडर और बॉवेल इनकॉन्टिनेंस, यानी दोनों ढक्कन खुल गए हैं, ब्लैडर और बॉवेल का ढक्कन ओपन हो गया है, दोनों ही ये पेंट बिगाड़ देगा, यस और नो? तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, ड्राउजीनेस होने लगेगा, एंड द स्लीप फॉलोइंग द सीजर, और फिर एक डीप नींद के अंदर ये सो जाएगा। तो मैंने कहा टॉनिक क्लॉनिक सीजर का जो फेजेस होता है वो क्या क्या होता है? ओरा फेज, देन हमने कहा मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि टॉनिक फेज, फिर रिलैक्सेशन यानी क्लॉनिक फेज, और फाइनली ये जो होगा पॉस्टिकल फेज, जिसमें अनकॉन्शियसनेस होगा ये, और पॉस्टिकल फेज में कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस होता है। तो ये था दोस्तों सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन जनरलाइज सीजर का। और दूसरी बात याद रखिएगा, इसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहा जाता है। दूसरा सीजर एब्सेंट सीजर कहा जाता है। एब्सेंट सीजर किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। फॉर्मली पेटिट-मल सीजर भी इसे बोला जाता है। तो एब्सेंट सीजर का सेकंड नेम क्या है दोस्तों? पेटिट-मल सीजर। और ये 3 से 5 सेकंड के लिए लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ब्राइफ यानी 3 to 5 सेकंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन, में डिसअपियर एट द प्यूबर्टी। तो बच्चों के अंदर यदि कहा जाए विच सीजर आर मोर कॉमन, देन यू विल आंसर पेटिट-मल या एब्सेंट सीजर, एंड दे टेक्स 3 to 5 सेकंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। बच्चे कभी कभी साइलेंटली 3 से 5 सेकंड के लिए एकदम बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है फ्रेंड्स बच्चों के अंदर, ये एब्सेंट सीजर का या पेटिट-मल सीजर का होता है। इसे आप साइलेंट सीजर भी कभी कभी कहते हैं, और ये बच्चों के अंदर काफी कॉमन होते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखिएगा, क्लियर है? तो साइलेंट सीजर भी इसे कहा जाता है, बच्चों में काफी कॉमन बात है। नेक्स्ट देखिए मायोक्लॉनिक सीजर क्या होता है। तो शॉर्ट यानी फ्यू मिनट्स के लिए होता है, और स्पोरेडिक पीरियड ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शंस, रेयर, ऑफन सेकेंडरी सीजर, यानी सेकेंडरी सीजर बहुत रेयर सीजर है, यूजुअली नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर में टॉनिक क्लॉनिक सीजर विद द टैकीकार्डी, टेम्परेचर मोर देन 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस। तो दे आर ऑल्सो मोस्ट कॉमन इन द चिल्ड्रंस, सेकेंड चॉइस आंसर। देन टॉनिक क्लॉनिक सीजर के साथ यदि अगर बॉडी टेम्परेचर 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आ रहा है तो इसे आप फेब्राइल सीजर कहेंगे। क्या कहोगे? फेब्राइल मींस फीवर, अंडरस्टैंड? और जिसका रीजन भी हमें नहीं पता है। तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर होना चाहिए, इसके फीचर हो पूरे, और इसके साथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो टॉनिक क्लॉनिक प्लस टेम्परेचर मोर देन 101.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन दिस इज कॉल्ड एज द फेब्राइल सीजर। स्टेटस एपिलेप्टिकस, दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। पहला क्वेश्चन, सीजर के मेडिकल इमरजेंसी को स्टेटस एपिलेप्टिकस बोला जाता है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी IV बेंजोडाइजेपिन्स। देन कंटिन्यू टॉनिक सीजर एक्टिविटी मोर देन 30 मिनट। यदि अगर टॉनिक क्लॉनिक सीजर किसी को आ रहा हो, दो बातें बोली मैंने, टॉनिक क्लॉनिक सीजर, यदि टॉनिक क्लॉनिक सीजर है दोस्तों और इसके साथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ये फेब्राइल कहलाएगा। यदि अगर टॉनिक क्लॉनिक सीजर है और टॉनिक क्लॉनिक सीजर के साथ साथ ही इस सीजर का ड्यूरेशन लगभग 30 मिनट से ज्यादा कहा जा रहा है, तो एग्जामिनर आपसे सुनना चाहता है क्या? स्टेटस एपिलेप्टिकस के बारे में। तो एग्जामिनर की बात को थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करो। अरे भाई बोलो, क्लियर है? अरे भाई बोलो, बात समझ में आ गया ना? आई होप यू अंडरस्टैंड ना? एक बार मुझे बता दो आप सब लोग, हाँ या ना। इससे आगे बढ़ा जा सकता है, क्लियर है? अरे ये स्टोरी ऑफ द हार्ट को अर्जुन सीरीज के बारे में बता दो यार, क्लियर? तो देखिए दूसरा, साइन एंड सिम्टम ऑफ द
पार्शियल सीजर मैंने कहा ब्रेन का कोई एक ही एरिया अफेक्ट हुआ है या एक हेमिस्फीयर अफेक्ट हुआ है तो उसको पार्शियल सीजर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर दो प्रकार के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में सिंगल मसल मूवमेंट, ट्विच और सेंसरी अल्टरेशंस, एल्केलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है। कौन से केसेस के अंदर? याद रखना, सिंपल सीजर के अंदर। और दोस्तों सिंपल सीजर की पहचान क्या है? केवल जब सिंगल मसल इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो सीजर में तो डेफिनेटली इसको सिंपल सीजर बोला जाता है। क्लियर है? दूसरा कॉम्प्लेक्स सीजर फॉर्मली साइकोमोटर होते हैं और टेम्पोरल लॉब सीजर भी इन्हें बोला जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन याद रखिए, साइकोमोटर होते हैं और इन्हें टेम्पोरल लॉब सीजर भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंसरी मोटर और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्स विद द अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि सेंसरी सिस्टम अफेक्ट हो गया है, मोटर अफेक्ट हो गया, ऑटोनॉमिक हो गया है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी अल्टर्ड हो रहा है किसी क्लाइंट के अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स सीजर होता है। मे बी प्रेसिडेटेड बाय द ओरा फेज भी हो सकता है इसके अंदर, यानी पेशेंट को पूर्वानुमान भी कई बार हो जाता है। देन एसोसिएटेड विद द लैक ऑफ अटेंशन टू द वर्बल स्टिमुलाई, यानी ये वर्बल स्टिमुलाई की तरफ ध्यान नहीं देगा। और चेविंग और स्वैलोइंग, ये ध्यान से देखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स सीजर्स की पहचान होती है। तो फ्रेंड्स जो हमने कहा पार्शियल सीजर दो ही टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इससे पहले जनरलाइज सीजर हमने जो बताए हैं अलग अलग कैटेगरीज, अंडरस्टैंड? अरे भाई बोलो। आइए बात करते हैं सीजर के क्लाइंट के केस में नर्सिंग केयर के बारे में। तो प्रोटेक्ट द पेशेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर होता है। इसको प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या करते हैं? तो सीजर सेफ्टी के लिए क्या क्या किया जाता है? ईज द फ्लोर इफ आउट ऑफ बेड, तो सबसे पहला बेड को डाउन कर दिया जाए फ्लोर के पास में ही, यानी कि बॉटम तक लाया जाए जितना हो सके। प्रोटेक्ट द हेड, सब। और दूसरी बात, हेड को प्रोटेक्ट किया जाए, पेशेंट का हेड। दूसरा बात, लूजन द क्लॉथ्स को लूज रखा जाए। अवॉइड द इंसर्शन ऑफ एयरवे व्हेन जे इज क्लिंस्ड, यदि अगर इसने दांतों को क्लिंच किया हुआ है, बंद कर रखा है, तो फिर ऐसे टाइम पर कोई भी एयरवे इंसर्ट करने से बचा जाना चाहिए। अवॉइड द रिस्टैनिंग, इसको रिस्टैन नहीं किया जाना चाहिए। और लेटरल पोजीशन इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो पेशेंट को किस पोजीशन में रखा जाना चाहिए? लेटरल पोजीशन में। तो याद रखिए दोस्तों कौन कौन से सेफ्टी मेजर से यहां से एक क्वेश्चन बनेगा अब एम्स का। अभी तक तो आपसे कहा जाता व्हाट इज द प्रायोरिटी, अभी तक तो आपने एक ही क्वेश्चन सोल्व करा। A patient just suffering with the seizure, what is the most priority nursing intervention? और आपने हमेशा अभी तक के जन्म में जितने भी आंसर दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उन सब में आपने यही क्वेश्चन करा है। अब आपसे जो क्वेश्चन किया जाएगा थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा और लेवल बढ़ा के पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर अ क्लाइंट दैट इज सफरिंग विद द सीजर एक्सेप्ट। इनमें से ऑप्शन होंगे ईज द फ्लोर इफ आउट ऑफ बेड, प्रोटेक्ट हेड, लूजन क्लॉथ, अवॉइड इंसर्शन ऑफ एयरवे व्हेन जॉ इज क्लींस्ड, अवॉइड रिस्टैनिंग और लेटरल पोजीशन। और इस तरह से आपसे कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस पूछे जाएंगे, तो आपको पहचानना है कौन सा नहीं है। इनके अलावा जो कुछ भी आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है? दूसरा डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स न्यूरोलॉजी का, पार्किंसन डिजीज। तो चलिएगा पढ़ लेते हैं पार्किंसन, ये भी आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन दे सकता है। जानिए क्या होता है पार्किंसन। तो न्यूरोनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंसिया निग्रा। सबसे पहली बात, पार्किंसन यानी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि कौन से सेंटर के डैमेज होने से पार्किंसन होता है। आप ये नाम तो जानते हो, इसलिए कोई भी बता देगा कि सब्सटेंसिया निग्रा के डैमेज होने से पार्किंसन होता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, आपसे क्वेश्चन ऐसा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसमें अगर उस व्यक्ति का सब्सटेंसिया निग्रा अगर डैमेज हो गया है तो कौन सी डिजीज होगी? माइस्थेनिया ग्रेविस होगा या ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होगा या पार्किंसन होगा, क्या हो सकता है? या किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है, डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से उसका सब्सटेंसिया निग्रा लॉस हो गया है, तो कौन सा डिजीज हो जाता है? तो याद रखिएगा सब्सटेंसिया निग्रा हो जाता है। इसके जो बेसल गैंग्लियन है ये डैमेज हो जाएंगे दोस्तों, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इनका, और इस कारण से डोपामिन का सिक्रेशन घट जाएगा। किसका सिक्रेशन घटेगा? तो डोपामिन का सिक्रेशन घट जाना, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा दोस्तों। और इस कारण से न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो जाता है और प्रोग्रेसिव डीजनरेशन शुरू हो जाएगा।
तो याद रखना दोस्तों, डोपामिन के लेवल के घट जाने से पार्किंसन होता है। कौन सा? सेंटर डैमेज हो जाए, सबस्टेंशिया निग्रा डैमेज हो जाए, इस कारण पार्किंसन होता है। क्लियर है? अरे भाई बोलो। तो देखिएगा रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। जेनेटिक्स के कारण हो सकता है, मेल जेंडर में ज्यादा संभावना होती है पार्किंसन की, 50 से 60 ईयर ओल्ड इस एज में ज्यादा संभावना होती है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको होता है उसको भी ज्यादा संभावना होती है। तो याद रखिए, रिस्क फैक्टर के क्वेश्चंस भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, कि देखें ये व्यक्ति जो है ये डिजीज के बारे में थोड़ी सी अच्छी नॉलेज रखता है या नहीं रखता है। तो याद रखना दोस्तों, जेनेटिक, देन मेल जेंडर, 50 से 60 साल ओल्ड एज, एथेरोस्क्लेरोसिस, दैट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द पार्किंसन डिजीज। क्लियर है? देन आफ्टर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो रेस्टिंग ट्रेमर, यानी पेशेंट बैठा हुआ है लेकिन हाथों में ट्रेमलिंग हो रहा है। पिल रोलिंग मोशन भी इन्हें कहते हैं, पिल रोलिंग मोशन। क्या कहा जाता है? पिल रोलिंग मोशन, इस तरह की पिल रोलिंग मोशन। देन ऑफ द थंब अगेंस्ट द फिंगर। तो याद रखिए, पेशेंट जो होता है इस तरह से करता रहता है, ये इसका जो हाथ है और थंब है, ये फिंगर है, इस तरह से चलता रहता है। इस मोशन को कहा जाता है पिल रोलिंग मोशन। तो याद रखना, पिल रोलिंग मोशन कौन सी डिजीज की आइडेंटिफिकेशन है? तो आप जवाब देंगे पार्किंसन। यदि अगर ऐसी वीडियो दिखा दी जाए तो मैं वीडियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, एक क्लाइंट ओल्ड एज का है, ऐसे 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 कर रहा है, पूछा जाए बताओ इसको कौन सा डिजीज, आइडेंटिफाई करिएगा कौन सा डिजीज है, तो पार्किंसन है। क्यों? क्योंकि वो पिल रोलिंग मोशन कर रहा है और रेस्टिंग ट्रेमर इसके अंदर हो रहे हैं, यानी फिंगर्स और थंब की तरफ फिंगर को इस तरह से करना, रोल करना, पिल रोलिंग। दूसरा दोस्तों, इसके गैट जो होते हैं सफलिंग गैट हो जाते हैं, यानी कि क्लाइंट जब ऐसे चलेगा तो ऐसे खड़ा रहेगा, और ऐसे खड़ा रहेगा तो उसकी बॉडी पूरी की पूरी ट्रेमर करेंगी, ऐसे ट्रेमर करेंगी, और ऐसा लगेगा जैसे वो गिर सकता है। यानी उसको जो चलेगा ना तो उसकी जो चाल होगी वो लड़खड़ाहट वाली होती है, इसलिए इस तरह की जो गैट होती है उसको सफलिंग गैट कहते हैं। और गैट क्या होते हैं, इस पे पूरा लेक्चर पढ़ा रखा है मैंने, टाइम मिले तो आप देख लेना। नो आर्म स्विंग, नो आर्म स्विंग, आर्म मुड़ना करना, स्विंग करना, इस तरह का कुछ नहीं होगा। एंड स्लो वॉलंटरी मूवमेंट्स, और यानी कि मूवमेंट जो होंगे, वॉलंटरी मूवमेंट्स जो होते हैं हम स्वेच्छा से जो करते हैं वो सब कम हो जाएंगे, और मूवमेंट्स का कम हो जाना ब्रेडिकाइनेसिया कहलाता है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, पार्किंसन के फीचर क्या क्या मैं बता चुका हूं, पिल रोलिंग या रेस्टिंग ट्रेमर, नो आर्म स्विंग नहीं होगा, देन सफलिंग गैट, देन आफ्टर मैंने कहा स्लो वॉलंटरी मूवमेंट यानी ब्रेडिकाइनेसिया, दैट आर द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द पार्किंसन। देन द स्टूप्ड पोस्चर, स्टूप्ड पोस्चर का मतलब होता है इस तरह की पोस्चर, दैट इज द स्टूप्ड पोस्चर, आगे झुका हुआ पोस्चर, दिस इज स्टूप्ड पोस्चर। देन आफ्टर द मास्क लाइक फेसिस, यानी कि फेस जो होगा दोस्तों ऐसा, नो फेशियल एक्सप्रेशन, यानी ऐसा दिखेगा जैसे मास्क पहन रखा हो, मास्क लाइक फेसिस यानी एक्सप्रेशन लेस फेस, दैट इज मास्क लाइक फेसिस। देन रिजिडिटी होगी मसल्स के अंदर, और मोनोटोनस वॉइस होगा, और एक ही आवाज में बात करेगा, यानी ना स्पीच बढ़ेगी ना घटेगी। हाँ, माई नेम इज, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग टू just attempt AIMS Delhi and I am prepared for NORCET examinations. So just that is a sound that is appear in one tone only, this is monotonous speech, तो that is also asked in competitive exams, कई बार पूछ लिया गया है। दूसरा रिजिडिटी होता है, थर्ड बात मास्क लाइक फेसिस होता है, देन स्टूप्ड पोजीशन होता है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर, डिस्फेजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर होंगे पार्किंसन के। पहली बात, पार्किंसन होता क्यों है, तो ध्यान से सुनना, पार्किंसन क्यों होता है। पार्किंसन सब्सटेंशिया निग्रा की वजह से होता है, बेसल गैंग्लिया डैमेज होते हैं, डोपामिन घट जाता है, और इस कारण से न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है और डीजनरेशन शुरू हो जाता है, इसको पार्किंसन कहते हैं। स्वाहा। रिस्क फैक्टर जेनेटिक्स से, मेल जेंडर है, 50 से 60 एज है, एथेरोस्क्लेरोसिस वाला है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में रेस्टिंग ट्रेमर होता है, पिल रोलिंग मोशन होता है, थंब की तरफ, फिंगर की तरफ थंब चला जाता है और रोलिंग करता रहता है। सफलिंग गैट होते हैं, नो आर्म स्विंग, स्लो वॉलंटरी मूवमेंट्स यानी ब्रेडिकाइनेसिया होता है, स्टूप पोस्चर होता है, मास्क लाइक फेस होता है, रिजिडिटी होता है, मोनोटोनस वॉइस होता है, डिस्फेजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इनकॉन्टिनेंस होता है। थैंक यू सो मच। बात समझ गए क्या?
क्लियर हो गया है। देन आफ्टर नर्सिंग केयर पूछा जाएगा अब हमसे पार्किंसन वाले के लिए, तो मेंटेन द एयरवे, इम्बैलेंस एक्टिविटी और बैलेंस एक्टिविटी और रेस्ट, सेफ मोबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिए पार्किंसन वाले के लिए सेफ मोबिलिटी। तो वाइड बेस ऑफ द सपोर्ट, यानी कि वाइड बेस वाला सपोर्ट दिया जाए, लकड़ी भी अगर आप दे रहे हो इस तरह से नीचे टिकाने के लिए क्रच वगैरह, तो उसका बेस जो है वो चौड़ा होना चाहिए। असिस्टिव डिवाइसेस पढ़ा रखा है मैंने, गेट असिस्टिव डिवाइस मस्कुलोस्केलेटल के अंदर क्रच, वॉकर, ये सब स्टिक वगैरह। एंड कॉन्सेंट्रेशन टू वॉक द इरेक्ट, एंड कॉन्सेंट्रेशन टू वॉक द इरेक्ट, सीधा चलने के लिए उसको बार बार स्टिमुलेट किया जाना चाहिए। बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड क्या ध्यान रखें, वार्म द बाथ एंड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, वार्म बाथ दिया जाना चाहिए इसको, और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन बॉडी को मेंटेन करवाएं, एक्सरसाइज मेंटेन करवाएं, इससे रिजिडिटी घटेगी और इससे स्प्लिंट टू डिक्रीज द कॉन्ट्रैक्चर्स, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्चर ना आए इसलिए स्प्लिंटिंग किया जाना चाहिए। हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो करते हैं वो कॉन्ट्रैक्चर ना आए मसल्स के अंदर इसलिए करते हैं। बॉवेल एलिमिनेशन मेंटेन किया जाए इसलिए फ्लूइड बढ़ाओ, रगीज बढ़ाओ, यूज राइस टू टॉयलेट सीट, ओके। देन न्यूट्रिशन मेंटेन करो, असिस्टिव डिवाइसेस एंड बिट साइज पीसेस। दोस्तों बाइट छोटे छोटे होने चाहिए, बाइट की साइज के ही खिलाएं इसको, और थिकन लिक्विड खिलाएं। इमोशनल सपोर्ट दें, वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स, इसकी बाहर फीलिंग्स निकाली जाए। क्लियर हो गया है? अरे भाई बोलो। अब आते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर, पार्किंसन के बाद। पार्किंसन तक आप सबको बात समझ में आ गया ना, जितना सिखाया है मैंने? क्लियर हो गया है? इमेज बेस के लिए आपको क्या करना है, मैंने 2 लेक्चर सजेस्ट करे हैं आपको, एक तो इमेज बेस वाला सुपर लेक्चर, और एक सजेस्ट करा है जो मैंने कंबाइंड एम्स के टाइम पर न्यूरोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे, वो क्वेश्चन वाला लेक्चर। दोनों का लिंक मैं आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में दे चुका हूं, वहां से जाकर के आप दोनों वीडियोस को परफेक्ट कर लेना, जिसमें न्यूरोलॉजी 7वें आसमान तक आपकी तैयार हो जाएगी। और प्लीज़ आप सबसे मैंने कहा है कि आप सब ने यदि वूगली ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग नहीं किया है तो आप जाइए वूगली ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग करना लेक्चर के बाद में। और दूसरी बात है दोस्तों, यदि अर्जुन सीरीज़ आपने एक्टिवेट नहीं करा है तो कल ही आप अर्जुन सीरीज़ एक्टिवेट करना, और जो प्रीवियस पेपर्स मैं ले चुका हूं अर्जुन सीरीज़ के अंदर उन सबको जरूर से जरूर सोल्व करके एम्स दिल्ली देने जाना। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ये मेरा पूर्ण भरोसा है आप सबसे, प्रॉमिस है। अंडरस्टैंड? तो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विद द रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी। अब आपको ऐसे डिसऑर्डर बताऊंगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो ध्यान से सुनना, ऐसे कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो रेस्पिरेटरी को कवर करते हैं, रेस्पिरेटरी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला माइस्थेनिया ग्रेविस, देखिए कौन सा, माइस्थेनिया ग्रेविस। सेकंड देखिएगा दोस्तों गुलेन-बेयर सिंड्रोम, GBS, कौन सा, GBS गुलेन-बेयर सिंड्रोम। और थर्ड देखिए ALS यानी अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जिसका दूसरा नाम होता है लौ घोरिंग डिजीज, तो लौ घेरिंग डिजीज के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी क्रिएट कर देते हैं। तो पहला माइस्थेनिया ग्रेविस, दूसरा GBS और थर्ड ALS। लौ घेरिंग डिजीज किस डिजीज का दूसरा नाम है? तो ALS का ही दूसरा नाम है। आइए जानते हैं किस प्रकार से होते हैं ये तीनों। तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़िए दोस्तों सबसे पहले। अटैचमेंट टू द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन हो गया है। एसिटाइल कोलिन का डिस्ट्रक्शन हो जाने से डिक्रीज इंपल्स ट्रांसमिशन, इंपल्स ट्रांसमिशन घट गया है, और मसल्स में वीकनेस दैट वर्सन विद द एक्टिविटी और इंप्रूव विद द रेस्ट। यदि अब एक पेशेंट के अंदर क्या हुआ, एक पेशेंट के अंदर जो मसल्स से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर नर्व से और मसल्स के अंदर इंपल्स को कैरी करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। यदि अगर एसिटाइल कोलिन की जो साइट्स हैं वो बाइंड अप हो जाए और एसिटाइल कोलिन का लेवल घट जाए तो फ्रेंड्स क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे, और इसलिए प्रॉपरली जो इंपल्स हैं वो मसल्स के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते हैं, और इसलिए मसल्स में वीकनेस आ जाती है। और रेस्ट अगर पेशेंट कर लेगा तो इससे इंप्रूवमेंट नजर आता है। तो याद रखिएगा, वर्सन विद द एक्टिविटी और इंप्रूव विद द रेस्ट।
ऐसी सेम सिचुएशन लिख करके यदि अगर एग्जामिनर पूछ ले तो बताइए जस्ट पेशेंट इज सफरिंग विद द माइस्थेनिया ग्रेविस। दूसरा, जीबीएस गुलेनबेयर सिंड्रोम कैसे होता है ये भी आप जान लीजिएगा। ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स होता है दोस्तों ये, यानी कि सिंपली एक ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स के कारण एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसकी वजह से असेंडिंग पेरीफेरल नर्व माइलिन डिस्ट्रक्शन, यानी दोस्तों जो पेरीफेरल नर्व्स हैं इसमें भी स्पेशली असेंडिंग पेरीफेरल नर्व्स, इनकी माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो असेंडिंग पेरीफेरल नर्व्स की माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन होते ही और डिक्रीज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इंपल्सेस ऑफन अकर्स फ्यू वीक आफ्टर द इन्फेक्शन। तो सिंपली याद रखिएगा ये इन्फेक्शन की वजह से होने वाली डिजीज है जीबीएस, और इसके अंदर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ऐसा होता है और पेरीफेरल नर्व्स की माइलिन डिस्ट्रक्शन होते ही डिक्रीज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट द इंपल्सेस, इंपल्स ट्रांसमिशन की क्षमता घट जाती है और स्वान सेल इवेंचुअली प्रोड्यूसेस द माइलिन। हम जानते हैं कि माइलिन का प्रोडक्शन करने वाली सेल्स हैं स्वान सेल्स। रिकवरी बट मे टेक्स 2 ईयर एंड लीव रेजिडुअल डेफिसिट। 2 साल करीब इसको रिकवर होने में लग जाते हैं यदि अगर ऐसा हो जाए किसी को जीबीएस तो, और उसमें भी याद रखना कभी कभार पूरे किसी पेशेंट में फुल रिकवर हो जाता है, लेकिन किसी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स रह ही जाते हैं और पूरी तरह से रिकवर भी ना हो। तो इस तरह से किसी इन्फेक्शन के कारण, और इसके लिए सबसे खतरनाक जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जीबीएस के लिए, या तो वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन और या फिर प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स 3 रिस्क फैक्टर याद रखिए। जीबीएस क्यों होता है याद रखिएगा, जीबीएस का कारण है वैक्सीनेशन, इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स इनकी वजह से जीबीएस होता है। हम जानते हैं एएलएस कैसे होता है, तो पहला क्वेश्चन तो याद रखिए, इसको लव हेरिंग डिजीज के नाम से जानते हैं और इसका कोज जो है एग्जैक्टली वो अननोन है। पॉसिबली ऑटो इम्यून होता है और एक्सेसिव नर्व स्टिमुलेशन बाय द ग्लूटामेट, या फिर इसका जो कारण है यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कि ड्यू टू द एक्सेस नर्व स्टिमुलेशन बाय ग्लूटामेट कॉजेज विच डिजीज, तो यू विल आंसर लव हेरिंग डिजीज। तो लव हेरिंग डिजीज या एएलएस आपका आंसर होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ग्लूटामेट के स्टिमुलेशन की वजह से या ऑटो इम्यून रीजन के कारण प्रोग्रेसिवली लॉस ऑफ द अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स और लैक ऑफ द मसल स्टिमुलेशन, प्रोग्रेसिव एट्रोफी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अबाउट 3 to 5 ईयर। तो जिसको एक बार एएलएस हो जाता है उसका जीवन मुश्किल से 5 साल तक चल पाता है, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा जो तीनों ही डिसऑर्डर्स हैं कहीं ना कहीं इन तीनों ही डिजीज के केस में बॉडी के मस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होते हैं, मसल्स अफेक्ट होता है, और मसल्स यदि अफेक्ट हुआ तो रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी होगी, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था मैंने कि रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जनरेट करने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो एमएस है, जीबीएस है, एएलएस है, अंडरस्टैंड। फिर हमने कहा दोस्तों कि एसिटाइल कोलिन की कमी से होता है एमएस। किसकी वजह से, एसिटाइल कोलिन की कमी से यदि मसल वीकनेस हो तो वो एमएस कहलाएगा, क्लियर, एमजी कहलाएगा, सॉरी एमजी, माइस्थेनिया ग्रेविस। देन उसके बाद हमने कहा कि यदि अगर माइलिन डिस्ट्रक्शन हो जाए, पेरीफेरल नर्व्स में माइलिन डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से मसल वीकनेस आता है तो वो जीबीएस कहलाता है। यदि अगर हमने कहा फ्रेंड्स कि ग्लूटामेट की वजह से मसल डैमेज हो जाए और मसल वीकनेस होता है तो वो एएलएस या लव हेरिंग डिजीज कहलाता है। वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन के कारण कौन सी रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, तो याद रखना आप जीबीएस आंसर दोगे, वैक्सीनेशन या इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी में। इसके लिए रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, जिसको माइस्थेनिया ग्रेविस होता है तो फीमेल्स इसके लिए एक रिस्क फैक्टर है, 20 से 40 साल की एज इसके लिए रिस्क फैक्टर है, ओल्ड एज इसके लिए रिस्क फैक्टर है, मेल इसके लिए रिस्क फैक्टर है, देन 60 से 70 ईयर ओल्ड दैट इज ऑल्सो द रिस्क फैक्टर। देन आफ्टर एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस जो होता है दोस्तों वो मेल्स में होता है 50 से 60 साल की एज में। क्लियर हो गया है तीनों किस तरह से होता है, क्या डिजीज है, क्या इनका डेफिनेशन से। अब आती है बात क्लिनिकल फीचर्स में कंपैरिजन के द्वारा, तो ध्यान से सुनना। अब मैं बताने वाला हूं आपको तीनों को क्लिनिकली कंपेयर करके। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट अगर आएगा हमारे पास ओपीडी के अंदर तो इसको डबल विजन हो रहा होगा जिसको डाइप्लोपिया कहते हैं, आईलिड ड्रॉप हो रहा होगा जिसको टॉसिस कहा जाएगा,
स्नैल माइस्थेनिक स्माइल इसकी रहती है, माइस्थेनिक स्माइल जिसको स्नैल कहते हैं, और वॉइस चेंजेस आते हैं जिसे डिस्फोनिया कहा जाता है। माइस्थेनिया क्राइसिस यदि हो गया तो जनरल वीकनेस, अफेजिया और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तो यदि अगर डाइप्लोपिया हो रहा है, टॉसिस हो रहा है, स्नैल माइस्थेनिया स्माइल है, वॉइस चेंज नजर आ रहे हैं, डिस्फोनिया हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, जनरल वीकनेस, एफेजिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, तो ये जो पेशेंट है दोस्तों ये किससे अफेक्ट हो रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस का। जीबीएस का पेशेंट है तो याद रखना असेंडिंग सिमेट्रिकल वीकनेस पैरालिसिस। असेंडिंग सिमेट्रिकल वीकनेस यानी दोनों तरफ एक जैसे अफेक्ट होगा। असेंडिंग सिमेट्रिकल वीकनेस कौन सी डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो याद रखना जीबीएस का फीचर है। देन अरिफ्लैक्सिया होता है और पैरास्थेसिया होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, अफेजिया होगा, ऑटोनॉमिक नर्व डिसफंक्शन होगा, लेबाइल पल्स और बीपी रेट, इस तरह के फीचर के साथ आता है तो जीबीएस का पेशेंट है। और एएलएस का पेशेंट यदि आता है दोस्तों तो फटीग होगा, वीकनेस होगा, इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन होगा, मसल ट्विचिंग होगा जिसको कहते हैं फेसिकुलेशंस, और नेजल साउंडिंग वॉइस होगा यानी नाक से आवाज आ रहा होगा, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होगा, डिसअर्थरिया होगा, डिसफेजिया होगा और डिस्निया होगा। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एएलएस। क्लियर हो गया है? देन ध्यान से सुनिएगा, ट्रीटमेंट क्या करना है? तो एंटीकोलिनेस्टेरेज एजेंट नियोस्टिगमाइन और पाइरिडोस्टिगमाइन दिया जाता है एमजी वाले क्लाइंट्स को। देन प्लाज्मा फेरेसिस, स्टेरॉइड एंड थाइमेक्टोमी टू डिक्रीज एंटीबॉडीज। ट्रीटमेंट करना है जीबीएस का तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी आईवी और O2 एंड प्लाज्मा फेरेसिस, ट्रैकियोस्टोमी और मैकेनिकल वेंटिलेशन। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें, एंटी कोगुलेंट्स दिया जाना चाहिए। एएलएस के लिए ट्रीटमेंट राइलुजॉल, ग्लूटामेट ए एंटागोनिस्ट दें। ओके, में प्रोलॉन्ग द लाइफ, एंटीस्पास्मोडिक, बैक्लोफेन और एंटेरल फीडिंग या वेंटिलेशन। क्लियर है? तो यदि अगर माना ज़्यादा याद ना रहे आपको तो केवल इतना याद रखना, माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए ट्रीटमेंट में एंटीकोलिनेस्टेरेज देंगे, नियोस्टिगमाइन और पाइरिडोस्टिगमाइन। जीबीएस के लिए आप इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे दोस्तों आईवी, एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और एएलएस के लिए आपको क्या देना है? तो इसके लिए आपको ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट दिया जाना चाहिए क्योंकि ग्लूटामेट की वजह से एएलएस होता है। तो ये थे दोस्तों तीनों ही डिसऑर्डर जिसमें कंपैरेटिवली हमने देखा रेस्पिरेटरी या मसल्स को अफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर। एक याद रखिए, ब्रेन अटैक या फिर सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। क्या पढ़ाऊं नेक्स्ट वाला डिजीज? तो नेक्स्ट डिजीज होगा न्यूरोलॉजी का ब्रेन अटैक या सीवीए स्ट्रोक। बहुत बड़ा डिजीज है, पूरा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन स्पीड मेरी ज्यादा रहेगी, ध्यान से सुन लेना। इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कॉज्ड बाय द सेरिब्रल इस्चीमिया 2 डिग्री एम्बोलस। यदि अगर दोस्तों क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से डिग्री एम्बोलस की वजह से ब्रेन अटैक हो जाएगा, तो 2 डिग्री एम्बोलस यदि ब्रेन में बन जाए तो इसकी वजह से इस्चीमिया हो जाएगा जिसे सेरिब्रल इस्चीमिया कहेंगे। और यदि थ्रोम्बस या हेमरेज हो जाए या सब एरेक्नोइड इंट्रा सेरिब्रल ब्लीडिंग हो जाए तो इस वजह से भी दोस्तों ब्रेन अटैक आ जाता है। तो ब्रेन अटैक के लिए संभावित कॉजेज पूछे जाए तो याद रखना न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, जिसका कारण क्या है? सेरिब्रल इस्चीमिया, 2 डिग्री एम्बोलस, थ्रोम्बस, हेमरेज, दैट आर द कॉजिंग द सीवीए स्ट्रोक। देन आफ्टर रिस्क फैक्टर्स जान लीजिएगा, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक TIA इन विच डेफिसिट लास्ट 24 आवर। देन एज, बढ़ती उम्र, मेल जेंडर, बीपी हाई होना, डायबिटीज मेलाइटस होना, कार्डियक डिजीज होना, हाइपरलिपिडेमिया होना, अफ्रीकन अमेरिकन होना, ओबेसिटी होना, स्मोकिंग करना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना, दीज आर द पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स फॉर ब्रेन अटैक। अंडरस्टैंड गाइस? ये अगर आप में से कोई भी व्यक्ति या क्लाइंट इन सब फैक्टर्स को यूज कर रहा है कंटिन्यूसली तो ही मे बी सफर विद द ब्रेन अटैक इन द फ्यूचर। देन आफ्टर क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिएगा, जैसे ही ब्रेन अटैक होता है तो CSA ICP बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब कभी भी ICP बढ़ेगा तो सिर दर्द होने लगेगा, हेडेक, रेस्टलेसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस घटेगा, सिस्टोलिक BP घट जाएगा,
वाइडनिंग पल्स प्रेशर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। ये बहुत खतरनाक फाइंडिंग होता है, पल्स प्रेशर का वाइड हो जाना। टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन पल्स घटेगी, रेस्पिरेटरी रेट घटेगा, वॉमिटिंग होगी, विजन प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी, यूनिलैटरल प्यूपिल चेंजेस होंगे, सीजर आ सकते हैं, पोस्चरिंग, आर्म एक्सटेंडेड एंड टर्न्ड इन। तो सिंपली पहली बात कह रहा हूं, पोस्चरिंग, पोस्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आर्म्स एक्सटेंडेड, यदि आर्म्स जो हैं ये एक्सटेंडेड है और टर्न्ड इन, अगर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, यदि मैं कहूं कि ये आर्म्स जो हैं ये ऐसे एक्सटेंडेड हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ऐसा जो पोस्चरिंग होता है ना दोस्तों, उस पोस्चरिंग को हम डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग कहते हैं। और कई बार डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग का क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर। हमसे अगला क्वेश्चन क्या आया है एग्जाम में, पूछा गया है, अगर किसी भी पेशेंट को सीवीए आया है यानी ब्रेन अटैक आया है, उसकी आर्म्स फ्लेक्स्ड है और लेग्स इंटरनली रोटेटेड हैं, तो ऐसी पोस्चर को क्या कहते हैं? तो जवाब देंगे मेरे दोस्तों कि ऐसी पोस्चर को डीकॉर्टिकेट पोस्चर कहते हैं। तो याद रखना, न्यूरोलॉजी के अंदर दोनों ही पोस्चर के फोटो जो हैं वो मैंने फुल डिटेल में इमेज बेस के अंदर सिखा रखा है। उस लेक्चर को जब आप देखोगे तो आपको पूरा और इमेज भी दिख जाएगा। अंडरस्टैंड? इसीलिए मैंने इनकी इमेजेस नहीं डाली। क्यों नहीं डाली किसी भी लेक्चर में? क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। तो डीसेरिब्रेट कब कहते हैं? जब आर्म्स एक्सटेंड हो और अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, जब आर्म्स फ्लेक्स हो और लेग इंटरनली रोटेटेड हैं, तो डीकॉर्टिकेट कहते हैं। आइए, ये था दोस्तों इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाने की वजह से। तो किसी भी क्लाइंट का अगर आपको दिख रहा है कि डीसेरिब्रेट या डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग है, तो आप समझ जाओगे इस पोस्चर को देखकर कि इसका आईसीपी बढ़ा हुआ है। मोटर चेंजेस क्या आते हैं? वीकनेस यानी हेमीपैरेसिस हो जाता है। वीकनेस यानी क्या हो गया? हेमीपैरेसिस। पैरालिसिस यानी क्या हो गया? हेमीप्लेजिया। ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, यदि बॉडी की एक साइड पैरालाइज हो जाएगी तो कहा जाता है हेमीप्लेजिया। अपोजिट टू अफेक्टेड साइड ऑफ द ब्रेन, और हमेशा हेमीप्लेजिया में जब ब्रेन की ये साइड अफेक्ट होगी तो इधर वाला साइड पैरालाइज होगा। ये साइड यदि ब्रेन का डैमेज हुआ है, अटैक आया है इधर, तो ये साइड अफेक्ट होगा। तो ब्रेन की किसी एक साइड का पैरालाइज हो जाना क्या कहलाता है? हेमीप्लेजिया। देन डिफिकल्ट इन द स्वॉलोइंग, डिस्फेजिया। क्लियर हो गया है? दीज आर द चेंजेस अकर्स ड्यू टू द मोटर डिसफंक्शन। देन आफ्टर बोवेल एंड ब्लैडर से रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी दोस्तों? जब किसी को ब्रेन अटैक होता है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, इनकॉन्टिनेंस होगा। सेंसरी से रिलेटेड यूनिलैटरल पैरेस्थेसिया होगा, लॉस ऑफ 1/2 विजुअल फील्ड, आधा विजुअल फील्ड इसका लगभग लॉस हो जाएगा। आधा विजुअल फील्ड का लॉस हो जाना हेमी एनॉप्सिया कहलाता है। और प्रोप्रियोसेप्शन होगा, प्रोप्रियोसेप्शन का घट जाना यानी बॉडी के अंदर सेंसेशंस का घट जाना, यानी जॉइंट्स एंड मसल्स से रिलेटेड जो सेंसेशंस होते हैं उनका घट जाना प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है। क्लियर है? तुम कमेंट कर लो पहले, बाद में पढ़ लेंगे हम। तो सुनील जोशवाल, क्या हो गया रे भाई? क्या हो गया भाई? डिस्टर्ब मत करो यार, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। अगर तुम लोगों को सोना है तो सो जाओ, लेकिन जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं उनको पढ़ने दो यार। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब ऐसी तरह से डिस्टर्ब करना। क्लियर है? नवीन, सब करूंगा यार बेटा। लिखित में दूं क्या तुझे? एक मेरे को स्टाम्प भेज दे जिस पे लिख देता हूँ, साइन कर दूंगा सील लगा के कि भाई इस टाइम करूंगा। क्या हो जाएगा यार? अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर तुम फोकस कर नहीं रहे हो। तुम पूछ रहे हो फंडामेंटल कब पढ़ाओगे? हद होती है यार। अभी जो पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी न्यूरोलॉजी चल रही है, फंडा इसके अड़के भी नहीं निकलती है। न्यूरो है ये, अच्छे अच्छे की बैंड बज जाती है, पतलून गीली हो जाती है न्यूरो के अंदर। तो थोड़ा न्यूरो पे कंसंट्रेट करो यार, ठीक है? डिस्टर्ब मत करो। कम्युनिकेशन कितना कैसे अफेक्ट होगा, आइए सुनते हैं। कम्युनिकेशन याद रखिए कैसे अफेक्ट होगा? डिक्रीज आर्टिकुलेशन यानी डिसआर्थरिया। दोस्तों आर्टिकुलेशन डिक्रीज होगा और इसे डिसआर्थरिया कहते हैं। डिफिकल्टी कम्युनिकेटिंग थ्रू इन द वर्ड्स देन एक्सप्रेस एंड ब्रोकाज एफेजिया इसे कहा जाएगा। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन रिसेप्टिव कहलाता है और वर्निक्स एफेजिया कहलाता है।
दो बातें मैंने यहां पर कही है दोस्तों कम्युनिकेशन से रिलेटेड। यदि अगर पेशेंट का एक्सप्रेस करने वाला कम्युनिकेशन अफेक्ट हो जाए, यानी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन अफेक्ट हो गया हो कभी भी, तो जस्ट या गाइस याद रखिएगा, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन तभी जाकर के अफेक्ट होता है जब ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाए, और इसे ब्रोकास अफेजिया कहते हैं। तो जस्ट पेशेंट इज फीलिंग डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग द वर्ड्स, तो पेशेंट इज डिफिकल्ट इन द कम्युनिकेटिंग थॉट्स इन द वर्ड्स, तो याद रखिए उसके थॉट्स को वो वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, यानी उसको एक्सप्रेसिव टाइप का कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है, और ये होता है ब्रोका अफेजिया। दूसरा, यदि अगर पेशेंट कही हुई बात को समझ नहीं पा रहा है, डिफिकल्टी इन द अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि वो समझ नहीं पा रहा है, उसको रिसेप्टिव टाइप का कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं, और ये वर्निक्स एफेजिया कहलाता है, यानी वर्निक्स एरिया अफेक्ट होने से ऐसा होता है। क्लियर है? तो दो प्रकार की कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, ब्रोकास अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया। ब्रोकास अफेजिया एक्सप्रेसिव होता है, वर्निक्स जो होता है रिसेप्टिव होता है। इसमें किसी के वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता पेशेंट, और इसमें अपनी बात को कह नहीं सकता। दोनों के अंदर क्लियर है क्या डिफरेंसेस? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं। कॉग्निटिव या इमोशनली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे दोस्तों? तो लायबिलिटी ऑफ द मूड, मेमोरी एंड अटेंशन स्पैज्म एंड जजमेंट ऑल आर डिक्रीज्ड ड्यू टू द डैमेज इन द ब्रेन। देन आफ्टर ट्रीटमेंट की बात करता हूं, एक्यूट फेज में क्या ट्रीटमेंट करना? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दें, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर दें, टीपीए विद इन 3 आवर। अब याद रहे 3 घंटे के अंदर अंदर दिया जाना चाहिए थ्रोम्बोलाइटिक या टीपीए, तब इफेक्टिव होगा। और एंटीकोगुलेंट्स फॉर द इस्चेमिक ब्रेन अटैक, स्टीरॉइड दें टू डिक्रीज आईसीपी सेकेंडरी टू द सेरिब्रल एडिमा। मॉनिटर साइन सिम्टम, बैलेंस एक्टिविटी, रेस्ट, सेमी फाउलर पोजिशन टू डिक्रीज आईसीपी। प्रिवेंट द एस्पिरेशन, जैसे सक्शन करें, पोजिशनिंग साइडलाइन दें, अंडरस्टैंड, और थिकन द लिक्विड्स और एंट्रल ट्यूब फीडिंग प्रोवाइड करें। आइए पूछते हैं स्पाइनल कोड इंजरी, नेक्स्ट डिसऑर्डर, ध्यान से सुनिएगा। इंजरी सेकेंडरी टू द कंटूशन, कंप्रेशन, लैसेशन और ट्रांसेक्शन, एडिमा एंड ब्लीडिंग, इस्चीमिया और इंजरी। तो याद रखिए दोस्तों, ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कोड की बात कर रहा हूं, स्पाइनल कोड में इंजरी हो जाए तो इसकी वजह से ये जो नेक्स्ट डिजीज है खत्म हो गया। अभी जो ब्रेन अटैक पढ़ाया उसके बाद लास्ट आप देखिए स्पाइनल कोड इंजरी। तो स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर हमने कहा ये कंटूशन, कंप्रेशन, लैसरेशन, ट्रांसेक्शन, एडिमा एंड ब्लीडिंग की वजह से इस्चीमिया होता है और इंजरी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड साइड होती है C5 से C7 और T12 से L1। इस साइट को याद रखना, स्पाइनल कोड इंजरी के लिए ससेप्टिबल साइट है ये। स्पाइनल कोड इंजरी हो गया तो इसके कारण शॉक हो सकता है, जिसको स्पाइनल शॉक कहते हैं, अंडरस्टैंड। देन आफ्टर नेक्स्ट बात करता हूं, न्यूरोलॉजिकल शॉक हो जाता है दोस्तों। और न्यूरोलॉजिकल शॉक यदि हो गया तो ध्यान से सुनना, बीपी घट जाएगा, पल्स घटेगा, इनएबिलिटी टू स्वेट, देन सेकेंडरी टू डिक्रीज ऑटोनॉमिक नर्वस एक्टिविटी, पैरालिसिस हो जाएगा। अब पैरालिसिस जो होता है ना, इसको समझना ध्यान से, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इंजरी। अगर चारों एक्सट्रीमिटी पैरालाइज हो जाए तो इसको क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं, और यदि अगर पैरालिसिस ऑफ लेग्स ओनली, केवल पैरों का पैरालिसिस हुआ है, तो पैराप्लेजिया कहा जाता है। ब्लैडर डिस्फंक्शन होने लगता है दोस्तों। अब ब्लैडर डिस्फंक्शन भी 2 प्रकार का होता है, स्पेस्टिक ब्लैडर और फ्लैसिड ब्लैडर। स्पेस्टिक ब्लैडर क्या होता है? एम्प्टी ऑटोमेटिकली व्हेन द डेस्ट्रूसर मसल इज स्ट्रेच्ड, अकर्स विद इंजरी अबो द कोनस मेडुलरिस। यदि एग्जामिनर बोले कि कोनस मेडुलरिस के ऊपर इंजरी हो जाए तो इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होगी? तो आप कहोगे कि सर इन दिस पेशेंट द ब्लैडर एम्प्टीज ऑटोमेटिकली व्हेन द डेस्ट्रूसर मसल इज stretched. This is known as the spastic bladder. दूसरा, फ्लैसिड ब्लैडर का मतलब होता है atonic bladder, distance और periodically overflow but does not empty, occurs with the injury at or below the conus medullaris. कोनस मेडुलरिस के नीचे या इस लेवल पर इंजरी होती है तो फ्लैसिड ब्लैडर होगा,
और या स्पेस्टिक ब्लडर होगा, इसे कहते हैं ब्लडर डिसफंक्शन। अंडरस्टैंड गाइस। देन आफ्टर ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है, exaggerated central SNS sympathetic nervous system response with the code injury T6। देन आफ्टर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख ला, लैक ऑफ इनवॉलंटरी ब्रीदिंग विद इंजरी अबो द C3 एंड C4। यदि C3 C4 लेवल पर इंजरी होती है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होता है। T6 पर इंजरी होती है तो याद रखना ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। देन ट्रीटमेंट क्या करें, स्टेबलाइज द हेड, नेक और स्पाइन, बैकबोर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। यदि ट्रांसपोर्ट करना है जिसको स्पाइनल कोड इंजरी हो रहा है तो बैकबोर्ड पर ट्रांसपोर्ट करें, इसका हेड, नेक और स्पाइन जो है प्रॉपर स्टेबलाइज करके रखें। IV कॉर्टिकोस्टेरॉइड शुरू करो, सेरिब्रल एडिमा घटेगा। रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करो, जैसे पैरालाइज क्लाइंट है तो सर्जरी से कंप्रेशन कम कर सकते हो। करेक्ट द अलाइनमेंट और स्पाइन स्टेबिलिटी। ट्रैक्शन या स्केलेटल टॉक्स या हेलो डिवाइस यूज किया जा सकता है। ट्रैक्शन विद द स्केलेटल टॉक्स एंड हेलो डिवाइसेस। देन आफ्टर नर्सिंग केयर याद रखिएगा, आइडेंटिफाई और ट्रीट द ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। देन प्रिवेंट द DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दीज आर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ध्यान से सुन लीजिएगा। देन आफ्टर decrease spasticity and prevent the contractures, next nursing responsibility. Then maintain the skin integrity. Then after provide pin site care. तो सबसे पहली बात करता हूं मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिव्यू, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन एनाटॉमी से बनेगा फ्रेंड्स, डेड स्पेस को लेकर के कि डेड स्पेस कितना होता है। जब आपको मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा तो यहां से देखिएगा, सबसे पहली बात करता हूं, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहां से नोज से इसकी शुरुआत होती है और ये है पूरा एयरवे, और यहां से ये ब्रोंकस जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट और राइट के अंदर। अब यहां से लंग्स में एंटर करती है, तो याद रखिएगा ये लंग्स है। और सिंपली अब मैं आपसे कहना चाह, इधर 2 लॉब्स होते हैं, उधर 3 लॉब्स होते हैं, ओके 1 2 3, इधर 1 और 2। तो देखिएगा दोस्तों, अब यहां पर क्या देखने वाली बात है, देखने वाली बात यह है, हमसे कहा जाता है डेड स्पेस। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेड स्पेस पूछा जाएगा। अब डेड स्पेस क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये हमारा एयरवे है और ये लंग्स है। लंग्स में जितनी एयर है वो तो फंक्शनल एयर है, यानी फंक्शनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लेकिन यहां से जो एयर पास होता है और नोज से एंटर करने के बाद जो एयर एयरवे के अंदर भरा रहता है, उस एयर के वॉल्यूम को कहा जाता है डेड स्पेस। और इस डेड स्पेस का अमाउंट होता है 150 ml। कितना होता है प्यारे दोस्तों, 150 ml इसका वॉल्यूम होता है। बात समझ गए क्या? तो 150 ml डेड स्पेस का वॉल्यूम, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो याद रखना, रेस्पिरेशन के बाद जब सेल मेटाबॉलिज्म कर लेती है तो उससे जनरेट होता है CO2, और CO2 कहलाता है मेटाबॉलिक वेस्ट, और ऑक्सीजन कहलाता है मेटाबॉलिक डिमांड। यदि कहा जाए ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक डिमांड, CO2 कहा जाए तो मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सारे क्वेश्चंस एम्स में आ चुके हैं। यदि कहा जाए दोस्तों स्मेल सेंटर कहां होते हैं, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से सुनना। स्मेल सेंटर कहां होते हैं? तो स्मेल सेंटर होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कहां पर? टेम्पोरल लॉब में। कौन सा लॉब? प्रतिभा CHO, थैंक यू सो मच डियर। You understand, you think about Woogly, you understand about Woogly. I love you dear, thank you, God bless you. याद रखिएगा, स्मॉल सेंटर्स लोकेटेड होते हैं प्यारे दोस्तों सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाए तो कौन से लॉब में? तो याद रखना टेम्पोरल लॉब के अंदर। राइट ब्रोंकस इज स्लाइटली नैरो एंड वाइड, मोर वर्टिकल, सो एस्पिरेटेड कंटेंट्स मोस्टली गो इनटू द राइट लंग्स। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, और ये 5 स्टार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों।
कितने स्टार? 5 स्टार क्वेश्चन है और बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? आपसे कहा जाएगा कि यदि अगर किसी भी पेशेंट को एस्पायरेशन हो जाता है, फ्लूइड उसके लंग्स में चला जाता है, तो मोर चांसेस टू गो ऑफ द फ्लूइड इन विच लंग्स, कौन से लंग के अंदर सबसे ज्यादा संभावना होती है एस्पिरेटेड कंटेंट्स के जाने की? तो याद रखना, राइट लंग के अंदर इसकी संभावना ज्यादा होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि राइट लंग जो है दोस्तों, वो राइट जो ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस यह बहुत शॉर्ट होता है और बहुत ही वाइड होता है कंपैरेटिवली लेफ्ट के, और दूसरा ये ज्यादा मोर वर्टिकल है, ज्यादा सीधा होता है। और इसीलिए जब कभी भी एस्पिरेटेड कंटेंट्स जाते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं? राइट लंग्स में मोस्टली पहुंचते हैं। तो राइट लंग के अंदर ये कंटेंट्स मोस्टली पहुंचते हैं। प्यारे दोस्तों, बात को ध्यान से समझना, क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि राइट जो ब्रोंकस है वो शॉर्ट होता है, वाइड होता है और मोर वर्टिकल होता है। यदि कहा जाए कि कौन सी एल्वियोलाई सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, तो पूछ लेंगे आपसे इस तरह का क्वेश्चन और मेरे छात्र भी जवाब दे देंगे कि यदि कहा जाए कि कौन सी एल्वियोलाई सर्फेक्टेंट रिलीज करती है, तो प्यारे बब्बर शेरो जवाब देना कि सर टाइप सेकंड एल्वियोलाई जो होती है वो मेनली सर्फेक्टेंट रिलीज करती है। और ये सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड का मिक्सचर होता है और ये क्या करता है? एटिलैक्टेसिस से प्रिवेंट करता है लंग्स को। एटिलैक्टेसिस का मतलब क्या होता है? तो एल्वियोलाइज का कोलैप्स हो जाना। तो एल्वियोलाइज को कोलैप्स से बचाने वाला सब्सटेंस होता है सर्फेक्टेंट। ये क्या होता है? एक फॉस्फोलिपिड होता है। किससे प्रिवेंट करता है? एटिलैक्टेसिस से। कौन सी एल्वियोलाई से रिलीज करती है? टाइप सेकंड एल्वियोलाई रिलीज करती है। बोलो भाई, टाइप सेकंड एल्वियोलाई। तो साहब टाइप फर्स्ट एल्वियोलाई क्या करेगी? टाइप फर्स्ट एल्वियोलाई होती है, ये रेस्पिरेशन करती है, गैस एक्सचेंज करती है, और इसीलिए टाइप फर्स्ट एल्वियोलाई को फंक्शनल एल्वियोलाई बोला जाता है। यदि कहा जाए फंक्शनल एल्वियोलाई तो टाइप फर्स्ट, कहा जाए सीक्रेट सब्सटेंस तो टाइप सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ूं। बोलो भाई, बात समझ गए ना? अरे भाई बोलो, वीडियो को लाइक कर दो यार। अरे भाई लाइक कर दो यार। अरे हाँ या ना बोलना। बात समझ में आ गया है? इंपॉर्टेंट नोट्स का नेक्स्ट देखिएगा। सबसे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन जो रेस्पिरेटरी से पूछा जाता है वो होता है ट्रैकियोस्टोमी सक्शन। और ट्रैकियोस्टोमी सक्शन के लिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि मैंने जो स्किल पढ़ाया था कोविड के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, उसका पूरा स्किल में फुल वीडियो पढ़ा रखा है, तो आप इस कंप्लीट देखना। इसमें आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और फुल थ्योरी भी मिलेगी, पूरा प्रोसीजर भी मिलेगा, और क्लिनिकल क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ट्रैकियोस्टोमी के ऊपर जो मैंने 2 लेक्चर्स ले रखे हैं वो लेक्चर्स आप जरूर से जरूर देखें। नेक्स्ट देखिएगा थोरासेंटेसिस। थोरासेंटेसिस क्यों किया जाता है? टू रिमूव द एयर, ट्यूब इंसर्टेड टू रिमूव द एयर रिमूव करने के लिए थोरासेंटेसिस करेंगे दोस्तों। और इस कंडीशन में हम 2 टाइप के सब्सटेंस रिमूव करते हैं लंग्स में से। बोलो भाई, सबसे पहला एयर या फिर दूसरा फ्लूइड। तो दोनों में से भारी कौन? भारी है फ्लूइड, इसलिए ग्रेविटी काम करेगी और फ्लूइड हमेशा नीचे आ जाता है और एयर ऊपर चली जाती है। तो यदि अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि ध्यान रखिए दोस्तों, यदि हम आपसे ये पूछते हैं कि एयर रिमूव करना है तो ट्यूब कहां से इंसर्ट होगा, और फ्लूइड रिमूव करना है तो ट्यूब कहां से इंसर्ट होगा? यदि एयर रिमूव करना है तो ट्यूब सेकंड टू थर्ड, बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस से इंसर्ट करना पड़ेगा, और फ्लूइड रिमूव करना है तो 8 to 9th इंटरकोस्टल स्पेस से ट्यूब को इंसर्ट करना पड़ेगा, और इससे किया जाता है थोरासेंटेसिस। दोनों ही 5 स्टार क्वेश्चन से। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरो, बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉच अ फुल वीडियो लेक्चर ऑन द थोरासेंटेसिस। मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा थोरासेंटेसिस के ऊपर लिया हुआ पूरा एक लेक्चर YouTube के ऊपर सही सलामत तरीके से रखा हुआ है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसका एडवांटेज लें, और एडवांटेज लेकर के अच्छा स्कोर बनाएं, और उसका पूरा क्रेडिट और थैंक यू, धन्यवाद आप सब मुझे बात करें, शेयर करें, मेरे साथ कन्वर्सेशन करें।
वॉच अ फुल वीडियो फॉर द पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये भी मैंने आपको एक स्किल पढ़ा रखा है पूरा, यानी कि आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का आप लेक्चर देखें। तो आज मैं 3 लेक्चर इस क्लास के अंदर सजेस्ट कर रहा हूं, वो आप सबको बनाने हैं, देखने हैं। पहला लेक्चर देखना है आपको ये वाला L1 ट्रैकियोस्टोमी का, दूसरा लेक्चर L2 देखना है आपको थोरासेंटेसिस का, और तीसरा लेक्चर देखना है L3 जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पर लिया गया था। और ये तीनों लेक्चर्स में से श्योर आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 6 क्वेश्चन तो ये 3 लेक्चर से आएंगे और 6 क्वेश्चन आज की क्लास में से आएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि जो क्लास चल रही है उस क्लास का वेटेज 12 से लेकर के 15 एमसीक्यू का वेटेज है, और 12 से 15 एमसीक्यू किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर किसी एक क्लास में से आ जाए तो वही भगवान है, वही सब कुछ है। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन नसीब नहीं होता है लोगों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हालात उससे पूछो जो 1 नंबर से रह जाता है प्यारे दोस्तों, 1 नंबर से उसका सिलेक्शन चूक जाता है, यानी आजीवन सरकारी नौकरी चूक जाती है। और आप गवर्नमेंट जॉब की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये मुझसे ज़्यादा बेटर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहे कोई सा भी लॉकडाउन है लेकिन तनख्वाह चालू रहेगी दोस्तों, कभी बंद नहीं होगी। तो सरकारी नौकरी का सपना जितना आपका है उससे कई गुना ज़्यादा आपके पेरेंट्स का है, और उससे भी कई गुना ज़्यादा मेरा है कि मेरा छात्र, मेरा स्टूडेंट यदि अगर सरकारी जॉब लगेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगा, नर्सिंग ऑफिसर बनेगा तो कहीं ना कहीं साहू सर को भी याद करेगा, और साहू सर का छात्र अगर बनेगा तो साहू सर का सीना चौड़ा हो जाएगा प्राउड से, और उसका साहू सर का सिर भी प्राउड के मारे ऊंचा होगा। मेरा नाम रोशन होगा, आप सबका नाम रोशन होगा। याद रखिएगा। पूजा योगी, थैंक यू सो मच डियर, हैव अ ग्रेट डे। पूर्णिमा, कोई बात नहीं, लेट हो गए बेटा। कविता कुमारी, देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल आ चुका है कविता का। कविता बोल रही है कि कई बार मेरा सिलेक्शन 1-1 नंबर से रह गया है। आप कविता से पूछ सकते हो, समझ सकते हो कि 1 नंबर से सिलेक्शन रुक जाने का क्या मतलब होता है। तो याद रखना, क्लियर है दोस्तों। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखिएगा, डाइमर टेस्ट का क्वेश्चन कई बार एम्स के एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखिए ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। डाइमर टेस्ट क्या होता है? डाइमर टेस्ट तो एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है दोस्तों, और ये किस लिए काम में आता है? तो किसी भी व्यक्ति के ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी को जांचने के लिए इस ब्लड टेस्ट को किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के ब्लड टेस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि इस व्यक्ति का जो ब्लड है इसमें क्लॉट फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी कितनी ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग उसे एंटीकोगुलेशन थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास प्रेफर्ड टेस्ट होता है डी डाइमर टेस्ट। चेस्ट फिजियोथेरेपी पर मैंने आपको पूरा फुल लेक्चर पढ़ा रखा है प्यारे दोस्तों। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि स्किल वाला कोर्स जो मैंने कोविड में लॉकडाउन के दौरान 3 महीने तक निरंतर पढ़ाया था, उसमें से एक लेक्चर चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऊपर भी लिया हुआ है। आप आज ही इस लेक्चर को देख लेना, और देखकर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मैंने आप सबको बता रखे हैं वो क्वेश्चंस याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर पूछा जा सकता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। इसके अलावा जो प्रेशर थे कार्डियोलॉजी के, वे मैं पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। बोलो भाई। तो याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर का वैल्यू 15 से लेकर 20 mm ऑफ Hg होता है, और यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आइए बात करता हूं अब डिसऑर्डर्स के बारे में। दोस्तों डिसऑर्डर्स में सबसे पहला क्वेश्चन आता है फ्लाइल चेस्ट से रिलेटेड, और पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन इसका मोस्ट क्लासिकल सिम्टम होता है। यदि कहा जाए पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, जो मैं बताऊंगा वही बेसिक क्वेश्चन आप सबको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। दे आर वेरी सफिशियंट, यानी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 70% तो मेरे वीडियो में से बाहर नहीं जाएगा। चैलेंज है मेरा, चैलेंज है मेरा। 70% यदि YouTube देख लिया ना मेरा, तो 70% से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा, और 70 बहुत होता है सिलेक्शन के लिए। याद रखिएगा फ्लाइल चेस्ट। दोस्तों फ्लाइल चेस्ट के लिए पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि पूछा गया तो। याद रखिए पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा?
यार ये एक नई बीमारी कौन आ गई आज? हाँ, आज फिर से नई बीमारी आ गई है। ला 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 ला। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा फ्लाइल चेस्ट, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का क्वेश्चन। अब जानिए पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है। फ्लाइल चेस्ट होता है दोस्तों ब्लंट चेस्ट इंजरी। जैसे अगर कोई मान लीजिएगा कोई यात्री या कोई वर्कर 5वें माले पे वर्क कर रहा है, किसी बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे काम कर रहा है, और वहां से अगर वो गिर जाता है और नीचे उसके चेस्ट में गिरते ही उसके ऐसे एक तार गिरा हुआ था, कोई ब्लंट कोई चीज गिरी हुई थी और उस पर आकर गिरता है और उसके चेस्ट में चली जाती है, तो क्या होगा? ब्लंट चेस्ट इंजरी की वजह से जो चेस्ट का नुकसान होता है उसी को फ्लाइल चेस्ट कहते हैं। और जैसे ही गिरता है तो खिड़की खुल जाती है, और खिड़की खुल गई, देखो खिड़की खुल गई। यहां से जो खिड़की खुलेगी दोस्तों, क्या होगा? जब पेशेंट इंस्पायरेशन करेगा तो हवा अंदर जाएगी, और जब एक्सपायरेशन करेगा तो हवा बाहर आएगी। तो हवा के साथ खिड़की का अंदर और बाहर होना ही पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहलाता है। याद रखना दोस्तों, हवा के साथ खिड़की का अंदर बाहर होना, दैट इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। क्या कहलाया? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। बात समझ गए क्या? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शहरों। खिड़की का इनवर्ड एंड आउटवर्ड, यानी कि डैमेज्ड पार्टिकल का, डैमेज्ड चेस्ट एरिया का इनवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड आउटवर्ड मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल। और पैराडॉक्सिकल इज द क्लासिकल फाइंडिंग फॉर द फ्लाइल चेस्ट। तो एक क्वेश्चन निश्चित है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। रिब फ्रैक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? पल्मोनरी कंटूशन। क्या होता है? पल्मोनरी कंटूशन। और पल्मोनरी कंटूशन का मतलब होता है एल्वियोलाइज के अंदर ब्लड का एक्युमुलेशन। किसका एक्युमुलेशन? ब्लड का एक्युमुलेशन। याद रखिए, पल्मोनरी कंटूशन पूछा जाएगा तो आंसर रिब फ्रैक्चर होगा। फ्लाइल चेस्ट पूछा जाएगा तो पैराडॉक्सिकल आंसर होगा। बात समझ गए क्या? अरे भाई बोलो, क्लियर है क्या? यार तुम लोग काहे के लिए टेंशन पाल रहे हो? तुम लोग, बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप सबका। टेंशन से किया हुआ काम इफेक्टिव नहीं होता है। टेंशन ना लेते हुए काम करोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। अरे काम ऐसे करो कि टेंशन को भी टेंशन हो जाए कि मैं इस बंदे के पास आऊं या नहीं आऊं। टेंशन आपके पास आने से पहले ये सोचे कि मैं इस बंदे के माइंड में आऊं या नहीं आऊं। यानी टेंशन भी आपको देखकर टेंशन में आ जाए। कुछ ऐसा करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। क्लियर है? और लाइक कर दो भाई सब लोग। करंटली 1559 1600 कैंडिडेट वीडियो पर हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और ये वुगली का एक बहुत गजब का रिकॉर्ड है। पिछली क्लास में 2300 हम लोगों ने एक साथ लाइव पढ़ाए हैं, राइट? तो आप सब वीडियो को लाइक करें प्लीज़। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे साथी, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ अभी पढ़ाई कर रहे हैं और अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, वो सब वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए न्यूमोथोरैक्स का क्वेश्चन बनने वाला है। यदि न्यूमोथोरैक्स में से क्वेश्चन बनता है तो क्या होगा दोस्तों? न्यूमो का मतलब होता है एयर। क्या होता है? एयर। क्या होगा? एयर। और थोरैक्स यानी लंग्स के अंदर। तो नो चेस्ट वॉल एक्सपेंशन इन द अफेक्टेड साइड। कई बार फोटो आ जाता है इसका, ध्यान से देखो इधर, ये है हमारे लंग्स। और कई बार दोस्तों फोटो आ जाता है। कैसे फोटो आता है? यदि अगर ये राइट लंग है और राइट लंग में या किसी भी लंग में न्यूमोथोरैक्स हो गया दोस्तों, प्लूरल स्पेस में हवा भर गई, तो क्या होगा? चेस्ट वॉल का एक्सपेंशन हो जाएगा, फुली इन्फ्लेटेड, ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएगा। लंग्स क्या होगा? ओवर इन्फ्लेटेड हो जाएगा। यस और नो? और ओवर इन्फ्लेटेड हो गया, इधर से फूल गया तो ट्रैकिया इधर घूम जाएगा। ध्यान से देखो, ट्रैकिया किधर हो जाए? ट्रैकिया इधर घूम जाएगा, सॉरी, ट्रैकिया इधर घूम जाएगा और इधर घूम जाएगा। ध्यान से देखना, अब ट्रैकिया अनअफेक्टेड साइड घूम जाएगा, इधर से प्रेशर पड़ेगा तो। और ये चेस्ट का ओवर इन्फ्लेशन होते ही अब क्या होगा? जिस साइड न्यूमोथोरैक्स हुआ है, एयर कलेक्ट हुआ है, तो जब पेशेंट ब्रीदिंग करेगा ना तो उस साइड के चेस्ट मूवमेंट रुक जाएंगे, चेस्ट मूवमेंट नहीं होंगे। यानी ये जो साइड है अफेक्टेड साइड, वो साइड क्या होगी? ओवर इन्फ्लेटेड रहेगी, ज्यादा फूली हुई रहेगी। और जब पेशेंट ब्रीदिंग करेगा
तो देखो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो हमारी दोनों साइड की चेस्ट वॉल मूवमेंट कर रही है, लेकिन यदि अगर न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट है तो अफेक्टेड साइड के अंदर क्या नहीं होगा, चेस्ट वॉल के मूवमेंट नहीं होंगे, और चेस्ट वॉल मूवमेंट नहीं होंगे तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, न्यूमोथोरैक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो पहली पहचान क्या है दोस्तों न्यूमोथोरैक्स की, नो चेस्ट वॉल मूवमेंट इन द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में चेस्ट वॉल मूवमेंट नहीं होगा। फिर इसका आप एक्सरे करवाओ चेस्ट का, CXR चेस्ट एक्सरे करवाओ, चेस्ट एक्सरे करवाओगे तो ट्रेकिया मुड़ा हुआ नजर आएगा, और ट्रेकिया किधर मुड़ा हुआ नजर आएगा दोस्तों, तो ट्रेकिया अनअफेक्टेड साइड में मुड़ा हुआ नजर आएगा। ट्रेकिया अनअफेक्टेड साइड में मुड़ा हुआ नजर आ रहा है, चेस्ट वॉल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दो बातें तो हमें पॉजिटिव मिल गई जो किसको इंडिकेट कर रही है। तीसरी बात कंफर्म करेंगे, ब्रीथ साउंड, स्टेथोस्कोप उठा लो स्टेथोस्कोप और सुन के देखो रेस्पिरेटरी साउंड्स, ब्रीथ साउंड्स। हम जब सांस लेते हैं तो ये जो एयर जब एयरवे में से होकर पास होगा तो इसकी एक साउंड आती है, उसको ब्रीथ साउंड कहते हैं। और अगर माना कि इधर का लंग्स अफेक्ट हो रहा है तो इधर ब्रीथ साउंड्स नहीं आएंगी दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना अफेक्टेड साइड में ब्रीथ साउंड्स भी नहीं आ रही है। तो तीसरी फाइंडिंग भी हम लोगों को मिल चुकी है। डायग्नोसिस लगभग कंफर्म सा लग रहा है मुझे, डायग्नोसिस लगभग कंफर्म सा लग रहा है। क्यों कंफर्म सा लग रहा है, हो गया है भाई न्यूमोथोरैक्स। क्या हो गया, अरे भाई बोलो न्यूमोथोरैक्स हो गया है। तो इस तरह से कई बार ये फोटो भी एग्जाम के अंदर दे दिया जाता है। इस फोटो में क्या दो बातें दिखाई जाएगी, पहली बात दिखाई जाएगी लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन, और दूसरी बात दिखाई जाएगी ट्रेकिया मुड़ा हुआ है। ये अफेक्टेड लंग है और ये अनअफेक्टेड लंग है दोस्तों। ट्रेकिया जब मुड़ा हुआ दिखेगा तो अनअफेक्टेड साइड में दिखेगा, और जब लंग्स का ओवर इन्फ्लेशन, ओवर एक्सपेंशन नजर आएगा तो वो अफेक्टेड साइड में नजर आएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि अगर इस तरह का चेस्ट और इस तरह का फोटो अगर आपको दिख जाए कभी, तो इस तरह के फोटो को पहचान कर बता देना न्यूमोथोरैक्स हो रहा है। डाल दो इसमें नलची डाल करके, पाइप डाल करके, ट्यूब डाल करके प्लूरल स्पेस में हवा बाहर निकाल दो। कहाँ से डालते हैं, सेकंड टू थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में से होकर के, और इसकी एयर को बाहर एक्सक्रीट करना होगा। यस और नो, बात समझ गए, यहां तक आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 4 डिसऑर्डर होता है प्लूरल इफ्यूजन, और प्लूरल इफ्यूजन का क्वेश्चन आगा तो शार्प प्लूराइटिक पेन होता है और डिस्निया होता है। यदि कहा जाए दोस्तों प्लूरल इफ्यूजन, क्या कहा जाए, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ द एयर और फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस, तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन। और प्लूरल इफ्यूजन कभी हुआ तो शार्प प्लूराइटिक पेन इसकी फाइंडिंग होगी और साथ के साथ डिस्निया होगा। नेक्स्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसको शॉर्ट में हम ARF कहते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर अगर किसी क्लाइंट को हो जाता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से चेंजेस उसकी बॉडी के अंदर जब हम ABG करेंगे तो ABG में क्या क्या फाइंडिंग्स नजर आएंगी, देख लीजिएगा आप भी एक बार। सबसे पहली फाइंडिंग नजर आएगी PaO2 जो रह जाएगा 60 से कम, यानी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का घटना, हाइपोक्सीमिया होता है। PaCO2 बढ़ जाएगा 50 mm of Hg से ज्यादा, और हाइपर कैप्निया इसको कहते हैं। तीसरा SaO2 90 से कम रह जाएगा, और नॉर्मली ये 95 से 100 होना चाहिए। तो पल्स ऑक्सीमेट्री किया आपने, पल्स ऑक्सीमेट्री किया तो SaO2 कितना आया, 90 से कम आ रहा है, यानी कि हम समझ गए कि इसको क्या हो रहा है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है। जैसे किसी को भी अगर कोई इंजरी हुआ, कोई भी दूसरा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ और एकदम से रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, तो ये वाला प्रोफाइल उसका रिपोर्ट होगा। ABG जब हम करेंगे तो ABG का भी पूरा वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। ABG एलन टेस्ट वाला पूरा वीडियो पढ़ा रखा है, ध्यान से समझ लेना और सुन लेना, उस वीडियो को देख लेना। PaO2 60 से कम रह जाना, हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, और सैचुरेशन 90 से कम रह जाए। दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर क्वेश्चन कर लिया जाए कि पेशेंट को, किसी भी क्लाइंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कब कनेक्ट करोगे, इनमें से क्या देखोगे कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत उस क्लाइंट को है, तो तीनों में से कौन सा पैरामीटर वो होता है जिसके आधार पर हम किसी भी क्लाइंट को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं, देते हैं। तो बताओ इसमें से एक आंसर चूज करना हो तो क्या करोगे, कि किसके बेसिस पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन शुरू करते हैं।
मुझे याद है आप में से कई लोगों का जवाब जो होगा वो अलग ही होगा। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन से रिलेटेड जो आप सबका जवाब होगा वो मुझे लगता है कि आप सबका जवाब डिफरेंट होगा। और ध्यान से देखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब PaO2 आंसर करोगे, लेकिन याद रखना इसके आधार पर ये एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है, डिफिकल्ट टेस्ट होता है, रिजल्ट आने में समय लगता है PaO2 का। और PaO2 हम किससे पता करते हैं? ABG के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, इंस्टेंट किसी को सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत को पहचानने के लिए SpO2 देखते हैं, और ये इमीडिएटली हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख लेते हैं। और पल्स ऑक्सीमीटर कनेक्ट करते हैं हम फिंगर के ऊपर, कहां पर? फिंगर पे। और फिंगर पे कनेक्ट करके सैचुरेशन देख करके और ऑक्सीजन कनेक्ट कर देते हैं। तो SpO2 कितने से कम हो जाता है कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हम कनेक्ट करेंगे, देंगे किसी क्लाइंट को, तो PaO2 का 90% से कम रह जाना सप्लीमेंटल O2 को इंडिकेट करता है। जब किसी भी व्यक्ति का SaO2 90% से कम है तो उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देना होता है। मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहे हो यदि अगर आप मेरे साथी हो, तो याद रखना 90% से कम सैचुरेशन रहने पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया जाता है। यदि तीनों पैरामीटर आ रहे हैं मतलब ARF हो गया है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है। आगे बढ़ रहा हूं बात, नेक्स्ट डिसऑर्डर देखिए नंबर 6, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ARDS का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तो जवाब देना चेस्ट इंजरीज या लंग्स इंजरीज इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ARDS का। What is the most common cause of the ARDS than chest injuries? What is the earliest clinical feature? तो जवाब होगा डिस्निया। डिस्निया दोस्तों ARDS का सबसे अर्लीस्ट फीचर होता है जब पेशेंट को ARDS होता है। अरे भाई बोलो, जब किसी को ARDS होता है तो सबसे पहला अर्लीस्ट फीचर होता है दोस्तों डिस्निया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। यदि ARDS हमेशा याद रखना, ऑलवेज, एक लाइन लिख रहा हूं, always occurs as a complication, as a complication। ARDS कोई बीमारी नहीं है, ARDS कोई डिजीज नहीं है, ये एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन है जो हमेशा किसी दूसरी डिजीज की वजह से एज ए कॉम्प्लिकेशन किसी पेशेंट को होती है। दोस्तों ARDS की बात करता हूं तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है दैट अकर्स ऑलवेज एज अ कॉम्प्लिकेशन। और हमने कहा मोस्ट कॉमनली ये किसके कारण होता है? चेस्ट इंजरीज के कारण, लंग्स इंजरीज की वजह से। लंग्स इंजरीज की वजह से ARDS होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस वर्ड को ध्यान से देखो, डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? लंग्स की जो रेस्पिरेशन करने की क्षमता है वो क्या हुआ है? दब गई है, घट गई है, डिस्ट्रेस हो गया है। डिस्ट्रेस हो गया है तो क्या मैं ऐसा कह दूं कि ARDS भी एक प्रकार का एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है? तो दोस्तों याद रखना, ARDS इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ARF। ARDS भी एक प्रकार का रेस्पिरेटरी फेलियर का ही टाइप होता है, फॉर्म होता है, इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अस्थमा से, और अस्थमा की मैं शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग एक्यूट अस्थमैटिक अटैक, और मेरा ये एक क्वेश्चन ही काफी है दोस्तों आप सबको एम्स तक पहुंचाने के लिए। मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग द एक्यूट अस्थमा अटैक, एक्यूट अस्थमा अटैक के समय आपका प्रायोरिटी क्या होता है? CPR, एयरवे क्लियरेंस, ब्रीदिंग असिस्टेंस, एडमिनिस्टर द थियोफाइलिन। व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? पहला एक्शन क्या होगा? प्यारे दोस्तों, कभी भी किसी पेशेंट को यदि अगर अस्थमा अटैक हो रहा है तो गधों, ओ मेरे बब्बर शेरों, आप सब एक तो बहुत भोले हो। क्या हो? बहुत भोले हो, बहुत भोले। एग्जामिनर आता है, बहुत छुटपुट क्वेश्चन लाता है और आप सबको वो बेवकूफ़ बना जाता है।
पेपर लेके चला जाता है और आप सब फिर से वापस सेलेक्ट होने से रह जाते हो। तो याद रखना, आप सब जो आंसर कर रहे हो वो क्या आंसर कर रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों। एक्यूट अस्थमा अटैक अगर किसी को आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आप सबका एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या होगा? ना तो सीपीआर होगा, ना एयरवे क्लियरेंस होगा और ना आपके पास थियोफाइलिन होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा डिसीजन क्या होता है? ब्रीदिंग असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में 90% नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे छात्र शहीद हो गए, केवल 10% छात्रों का सही उत्तर निकला है। तो याद रखना, अब आगे से यदि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ब्रीदिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करना, दैट इज आवर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी आर अ नर्सिंग ऑफिसर and a client comes in the hospital with the acute asthma attack. During this we need to provide the breathing assistance. Understand guys? और याद रखना, अब यहां पर जब फ्यूचर में हम इसको मेंटेन करेंगे तो फ्यूचर में मेंटेन करने के लिए अपन इसको पंप देंगे ब्रोंकोडाइलेटर का, और ब्रोंकोडाइलेटर के पंप को हम इनहेलर कहते हैं। अब इनहेलर से क्वेश्चन बनेगा इसके अलावा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है अस्थमा से, फालतू चीजें कभी नहीं आती एग्जाम के अंदर, याद रखना। बिल्कुल रिफाइन और सेलेक्टेड मटेरियल आप सबको पढ़ाया जा रहा है क्रैश कोर्स के दौरान। क्रैश कोर्स की पूरी वीडियोस को अगर याद कर लिया तो गारंटी से कह रहा हूं सिलेक्शन निश्चित है। इतना सा तो आप भी जानते थे पहले से। इनहेलर का क्वेश्चन आएगा तो दो तरह के सवाल आएंगे। अगर इनहेलर कोई भी पेशेंट यूज कर रहा है, सेम ड्रग के 2 डोज लेना है या डिफरेंट ड्रग के 2 डोज लेना है। सेम ड्रग के 2 डोज लेना है तो 2 डोज के बीच में गैप होना चाहिए 1 से लेकर 2 मिनट का। यदि डिफरेंट मेडिसिन देना है तो गैप होना चाहिए 2 बार इनहेलेशन के बिटवीन 5 मिनट का। दोनों ही एम्स के जानदार क्वेश्चन से, और ये क्रैश कोर्स के क्वेश्चन आप सबको जीवन भर याद रहेंगे। और इस पे मैंने एक वीडियो पढ़ा रखा है कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर, स्किल MDI मीटर डोज इनहेलर को कैसे यूज करते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस वीडियो को खोलकर जरूर से जरूर देख लेना, जो मैंने आप सबको लॉकडाउन के दौरान 3 महीने के स्किल वाले जो कोर्स पढ़ाया था आप सबको, उस कोर्स के दौरान मैंने मीटर डोज इनहेलर कैसे यूज किया जाता है इस पर एक पूरा लेक्चर आप सबको पढ़ा रखा है। उसके अंदर इमेज बेस भी कवर होंगे और दूसरी बात है उसके अंदर क्लिनिकल के क्वेश्चंस कवर होंगे जो MDI से पूछे जा सकते हैं, मीटर डोज इनहेलर से पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर को आपको परफेक्ट बनाना है। बोलो भाई, बात समझ गए क्या? नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं तो ध्यान से सुनना। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्वेश्चन एम्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पहला क्वेश्चन आता है कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। जवाब में आएगा DVT, डीप वेन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज क्या है तो याद रखना फ्रैक्चर। फ्रैक्चर होने पर जो फेट होता है ये रिलीज होकर के और ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, जाकर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा और इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ऑब्स्ट्रक्ट करते ही और पेशेंट को क्या होने लगेगा? अरे भाई, मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम सडन सीवियर चेस्ट पेन होने लगता है। तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कहा जाए गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा तो रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है। एक पेशेंट जब हमारे पास एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो आपसे पूछा गया, अगर माना कि बताओ इस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें हमारा मेन गोल क्या है, तो मेन गोल होता है दोस्तों रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस किया जाए। यानी अगर DVT का पेशेंट है तो DVT को रिसॉल्व किया जाए। यदि फ्रैक्चर का पेशेंट है तो फ्रैक्चर को जल्द से जल्द रिसॉल्व किया जाए, तभी जाकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो कहा जाता है पहला मोस्ट कॉमन कॉज तो DVT, सेकेंड फ्रैक्चर,
लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। कहा जाए मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर तो याद रखना सडन सीवियर चेस्ट पेन और गोल ऑफ ट्रीटमेंट पूछा जाए तो रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करना। बोलो भाई ये क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों किसमें से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में से। अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों, बात समझ गए क्या। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा स्टेटस अस्थमैटिकस, और स्टेटस अस्थमैटिकस एक इमरजेंसी और सीवियर अस्थमा अटैक को कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, तो सीवियर या इमरजेंसी अस्थमा अटैक इज नोन एज स्टेटस अस्थमैटिकस। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जाएगा अगर अस्थमा का, तो साल्ब्यूटामोल आंसर देना है आप सबको, टर्ब्यूटालिन नहीं देना है। टर्ब्यूटालिन की जरूरत कब होगी दोस्तों, टर्ब्यूटालिन तब आवश्यक होती है जब साल्ब्यूटामोल इफेक्टिव ना हो और पेशेंट पर यह अपना असर ना दिखा सके। तो याद रखिए टर्ब्यूटालिन इज द सेकेंड चॉइस एंड साल्ब्यूटामोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टैटिकस अस्थमैटिकस या सीवियर अस्थमा अटैक। तो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स और एनाटॉमी। इस लेक्चर में हम हर लेक्चर के अंदर यही करते हैं, पहले एनाटॉमी के क्वेश्चंस क्या बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर एनाटॉमी के बाद हम प्रोसीजर्स और फिर डिसऑर्डर्स हम एक ही क्लास के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन सब पे हम अपना डिस्कशन। तो थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों, मेरी तरफ से प्रयासों में